Hey everyone, in this lecture we are going to talk about the financial market. ठीक है, बेसिकली विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द नॉर्म ऑफ व्हाट इज़ द नुआंसेस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, किस तरह के स्टॉक्स में हम डील करते हैं. ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, ट्रेजरी बिल क्या होता है, विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, जो भी नाम सुना है एवरीथिंग विल बी क्लियर. क्यों बेचते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड का यील्ड किस तरीके से बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट पे क्या इंपैक्ट होता है, इन्फ्लेशन का क्या इंपैक्ट है, विल टॉक अबाउट ऑल द कॉज, ऑल द इफेक्ट. ठीक है, तो अच्छे से वो करेंगे एंड ट्रस्ट मी दिस टॉपिक विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू. बट उसके पहले आई have few updates for you. तो लास्ट लेक्चर में टॉक्ड अबाउट द बैंकिंग, राइट. तो वी टॉक्ड अबाउट बैंकिंग इन द लास्ट लेक्चर. उसके लिए कुछ अपडेट्स है मेरे पास. ठीक है, फर्स्ट अपडेट आई सी कि हमने देखा था कि NBFC, एक्चुअली मेरे जो नोट्स हैं वो 2021 के बने हुए हैं. तो देर आर फ्यू अपडेट्स आई वुड लाइक टू पास हेयर. तो NBFC जो डिपॉजिट ले सकता है, इसके बारे में वहाँ पे हमने देखा था कि ये टाइम डिपॉजिट एक होता है डिमांड डिपॉजिट. तो ये ना टाइम डिपॉजिट ले सकता है एंड डिमांड डिपॉजिट कभी किसी सोर्सेज के अकॉर्डिंग ले सकता है, किसी सोर्स के अकॉर्डिंग नहीं ले सकता है. बट व्हाट इट कैन ऑलवेज टेक इज योर टाइम डिपॉजिट. ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक ले लो मेरे से. ठीक है, लॉजिक इज़ लाइक कि यार ये NBFC हैं, तो बैंक्स के लिए व्हाट इज़ प्रेफरेबल, बैंक्स को क्या चाहिए होगा, बैंक्स तो प्रेफर इस चीज़ को करेंगे ना कि आप इनके यहाँ पैसा रख के भूल जाओ. तभी तो टाइम डिपॉजिट में क्या होता है, लंबे टाइम के लिए आपने पैसा रखा है यहाँ पर, राइट. और किसी इंडिविजुअल के क्या प्रेफरेबल होगा कि यू डू इट इन द डिमांड डिपॉजिट, जब चाहिए तब पैसा निकाल लो. तो फॉर इंडिविजुअल पैसा निकालना, लिक्विडिटी ज़्यादा करना इज़ द प्रेफरेबल सिचुएशन. एंड फॉर अ बैंक कि जितने लंबे टाइम के लिए करो. इसका मतलब बैंक चाहिए कि आप टाइम डिपॉजिट ज़्यादा रखो, और जो आप इंडिविजुअल क्या चाहेगा कि मैं डिमांड डिपॉजिट ज़्यादा रखूँ ताकि मेरे पास जब पैसा निकले मैं पैसा निकाल सकता हूँ. ठीक है, सो दैट इज़ वाई NBFCs हैं. तो इनकी प्रेफरेबल क्या है कि इनको टाइम डिपॉजिट ज़्यादा लेना चाहती हैं. ठीक है, नाउ द सेकेंड अपडेट वॉज कि हमने ये देखा था यहाँ पे कि वी हैड दिस ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कहते थे नाबार्ड, एक्जिम, NHB, SIDBI. ठीक है, तो यहाँ पे एक और पांचवा भी हमने ऐड करा है 2021 में, जिसको हम कहते हैं नाबफिड. ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐड कर लो, इसको हम बोलते हैं नाबफिड. इसका क्या मतलब है कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मतलब कि ये किसको फाइनेंस करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को करेगा. ठीक है, एंड अगेन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड है. 100% शेयर कौन ओन करता है अभी एज ऑफ नाउ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है. बस इतनी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी. ठीक है, कि नाफिड किसको फंड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करता है. ठीक है, ओके. नाउ अब कमिंग है, तो दूसरा अपडेट था आपका नाफिड. एंड द थर्ड अपडेट वॉज हमने पढ़ा था बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, पढ़ा था. ठीक है, इस बैंक्स बोर्ड ब्यूरो को रिनेम कर दिया गया है. इसका नाम हो गया है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी FSIB. ठीक है, इसका नाम हो गया है FSIB. ठीक है, ओके. नाउ ये 3 अपडेट्स हमारे पास हैं. विल टॉक अबाउट दीज 3 अपडेट्स. ये कर लिया. नाउ विल बी स्टार्टिंग विथ आवर दैट लेक्चर. ओके, अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखो क्या पढ़ना है हमें. विल टॉक अबाउट टेक द ओवरव्यू. क्या पढ़ना है, इक्विटी एंड डेट, इन दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे क्या है समझाऊंगा मैं. देख लो पहले. देन विल टॉक अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट, ऐसी मार्केट जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं. अब यहाँ पे 2 तरह की मार्केट है, एक मनी मार्केट है, एक कैपिटल मार्केट है. मनी मार्केट होती है शॉर्ट टर्म मार्केट, जिसमें आप मतलब ना इनकी मेच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम होती है. देन जो कैपिटल मार्केट जिसकी मेच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज़्यादा होती है. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. ठीक है, एक ब्रीफ ओवरव्यू है. आई टेल अबाउट ऑल दीज थिंग्स और इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको. ओके, विल टॉक अबाउट कि शॉर्ट टर्म क्या होता है, ये वाला आपका ये शॉर्ट टर्म है. एंड देन शॉर्ट टर्म में आपका योर ट्रेजरी बिल है, कैश मैनेजमेंट बिल है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस हैं. ठीक है, देन योर प्रोमिसरी नोट क्या होता है, कमर्शियल बिल क्या होता है, एंड देन जो कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, ये सब क्या क्या होता है. विल टॉक अबाउट ऑल दिस. देन लॉन्ग टर्म में मतलब कि जो 1 साल से ज़्यादा हो, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट सिक्योरिटी. ठीक है, एंड देन फिर बात करेंगे कि कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं यहाँ पे कि बॉन्ड यील्ड क्या होगा, बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड में क्या कनेक्शन है. ठीक है, फिर बात करेंगे इन्फ्लेशन से बॉन्ड यील्ड पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, फिर क्रेडिट रेटिंग का बॉन्ड यील्ड पे क्या इंपैक्ट पड़ता है. ठीक है, ओके. फिर विल टॉक अबाउट कि रिसेशन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा बॉन्ड यील्ड पे. देन विल टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज पार्टिसिपेटरी नोट्स. उसके बाद बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स. ऑफ कोर्स हम सुनते हैं इसके बारे में, म्यूचुअल फंड क्या होता है, हेज फंड क्या होते हैं, सोवरिन वेल्थ फंड क्या होता है. फिर पढ़ेंगे रिट्स इन्वेट्स क्या होता है. 2023 में इसमें क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में. ठीक है, एंड देन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ये भी PYQ है आपका. ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है. एंड देन देर इज़ योर ADR GDR अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिट. एंड देन योर IPO कैसे लाते हैं. एंड सोशल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि आजकल का बज़वर्ड है, आपके PT में भी था ये. ठीक है, एंड SEBI के बारे में बात कर लेंगे. SEBI एज अ बॉडी क्या है, उसके रेगुलेशंस क्या है. ठीक है, एंड दैट्स इट. ये जो सैट था आपके, ये आपके किस में दिया हुआ था, ये आपके PT में दिया हुआ है. ठीक है, ओके. सो हियर विल बी स्टार्टिंग विद दिस लेक्चर. ठीक है, पहले विल ट्राई टू बी अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग इन अ कॉन्सेप्चुअल फैशन. देखो क्या पढ़ेंगे. सबसे पहले समझो कि बात क्या हो रही है. वी आर टॉकिंग अबाउट 2 थिंग्स यार. एक होता है इक्विटी, एक होता है डेट.
क्या डिफरेंस है समझो। एज एन इंडिविजुअल लेट्स से कि यू आर ट्राइंग टू मेक एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एंड सपोज देर इज अनदर एंटिटी यहाँ पे विच इज़ योर कंपनी, ठीक है, ओके। सो एज एन इंडिविजुअल यू विल मेकिंग सम इन्वेस्टमेंट। अब कंपनी आप क्या चाहोगे, यू विल ट्राई टू रेज सम फंड, आप क्या चाहते हो कि आप पैसे रेज करो, ठीक है। अब ये पैसा आप क्या कर सकते हो, दो तरीके से रेज कर सकते हो। या तो आप बोलोगे कि मैं इक्विटी करूँगा, इक्विटी फॉर्म में करूँगा, या बोलोगे कि मैं डेट के फॉर्म में करूँगा। समझो मतलब क्या है। इक्विटी का मतलब बेसिकली हुआ कि यू आर सेइंग समवन, लेट्स से कि ये आपका इन्वेस्टर है, ठीक है, ही वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी। सो व्हाट ही विल डू, दिस इन्वेस्टर विल कम एंड से कि आई विल बाय दिस पर्टिकुलर शेयर ऑफ योर कंपनी, ठीक है, मैं आपको इतना पैसा आई एम गिविंग यू। सो यह आएगा, आपको बोलेगा कि ठीक है मैं आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ रुपीज़ दे रहा हूँ, ठीक है, बदले में आप मुझे क्या दो, यू गिव मी शेयर ऑफ योर कंपनी। और शेयर दे दोगे, मान लो कि मेरे को मैंने आपको ना 1 करोड़ रुपया दिया, बदले में मैंने 10% का शेयर ले लिया, ठीक है। इस शेयर के बदले मुझे क्या मिलेगा, कंपनी जो प्रॉफिट बनाएगी उस पर क्या देगी मुझे, डिविडेंड, मतलब कि रिटर्न। जितना प्रॉफिट बनेगा उतना 10% हिस्सा, मान लो कि 1 लाख का प्रॉफिट बना तो 10,000 रुपये उसके ये इसको इन्वेस्टर को दे देगा, ठीक है। दिस इज एन इन्वेस्टर। एक सेकंड इंडिविजुअल यहाँ पे आता है, ये बोलता है कि मैं आपके कंपनी में इन्वेस्ट तो करूँगा बट मुझे आपकी कंपनी का शेयर नहीं चाहिए। दिस विल गो एंड से कि मुझे, मैं आपको लोन दूंगा, डेट दूंगा। तो ये बोलेगा ठीक है, तो डेट में आपको मैं दूंगा पैसे, बट बदले में मुझे शेयर मत दो आप, तो मुझे बदले में क्या दो आप, यू गिव मी समथिंग कॉल्ड एज इंटरेस्ट दे दो। इट इज़ सेम एज रेजिंग मनी फ्रॉम द बैंक, बट यहाँ पे बैंक की जगह आप क्या कर रहे हो, आप किसी इंडिविजुअल से पैसे ले रहे हो, ठीक है। तो बट इन सारे ट्रांजैक्शन में प्रूफ क्या होगा, कोई प्रूफ तो होना चाहिए। तो इस ट्रांजैक्शन में अगर ये बोलता है कि ये इंडिविजुअल है, ठीक है, और ये जाके बोलता है कि मैं आपको डेट दे रहा हूँ, ठीक है, और डेट के बदले मुझे इंटरेस्ट दे दो, लेकिन इसका प्रूफ क्या होगा, तो ये बोलेगा ठीक है मैं आपको एक पैक ना कागज़ देता हूँ, ठीक है, आई गिव यू अ पेपर एंड दैट पेपर इज़ व्हाट वी कॉल एज अ बॉन्ड। तो इसको कहते हैं बॉन्ड। बॉन्ड क्या है, बॉन्ड इज़ अ प्रूफ, इज़ अ पेपर विच टॉक्स अबाउट कि मैंने किसी को, कि इस बंदे ने मुझे पैसे दिए हैं। तो बेसिकली इसका मैकेनिज्म क्या हुआ, बॉन्ड का मैकेनिज्म क्या है, देखो यहाँ पे, तो ये अगर क्रेडिटर है, ठीक है, एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड एज, कोई कंपनी है मान लो, ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर इसने इसको पैसे दिए तो ये क्रेडिटर मतलब ये लोन दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डेटर मतलब कि जो लोन ले रहा है। तो ये बंदा क्या करेगा, ये इसको क्या दे देगा, ये बोलेगा ठीक है एक पर्चा ले लो एज अ प्रूफ, एक ये बॉन्ड ले लो, इस बॉन्ड को लेकर आना तो मैं आपको पैसे लौटा दूंगा आपके, ठीक है, उसके बदले में आपको क्या दूंगा, आई गिव यू समथिंग इंटरेस्ट ऑल्सो, ठीक है। दिस इज़ योर बेसिक फंड। अब कभी कभी क्या होता है कि इस इंटरेस्ट में क्या होता है ना, इसको एक कूपन काट के देता है, मान लो कि इसको बोले 10 साल के इंटरेस्ट, 10 कूपन देगा इसको, हर कूपन में इसका इंटरेस्ट रेट होगा, ठीक है, एक कूपन मतलब कि उसमें इंटरेस्ट रेट लिखा होगा इसका। तो बेसिकली इसको क्या कहते हैं, इसको कूपन मतलब इंटरेस्ट रेट। देखिए समझना हमेशा आपको, जब भी आपको एमसीक्यू में आ जाए कि कूपन, जिस भी बॉन्ड में कूपन है मतलब कि उसमें इंटरेस्ट आपको मिलेगा। मैं समझाता हूँ आगे आपको, ठीक है। अब समझो कि इसने इसको क्या किया कि ये बॉन्ड दे दिया प्लस कूपन्स, उसमें कूपन लगे हुए हैं। अब ये कूपन लेकर आता है, बोलता है कि 1 साल बाद मेरे को इतना पैसा दे दो, ठीक है। बट समटाइम्स व्हाट विल हैपन कि ये जो इंटरेस्ट है ये बोलेगा कि मैं आपको कूपन दूंगा ही नहीं, मैं आपको कूपन लेस दूंगा, ठीक है, या फिर यहाँ बोलूँगा मैं इसको जीरो कूपन में क्या होगा कि कूपन है नहीं, अब कूपन नहीं मतलब कि इंटरेस्ट नहीं है, तो ये क्या बोलेगा, चलो यार ऐसा करो कि मेरे को ना आप एक डिस्काउंटेड प्राइस पे ले लो। मतलब कि ऐसा करते हैं कि लेट्स मेक एन अरेंजमेंट कि मैं आपको क्या करूँगा, ये मान लो कि ये कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी क्या करेगी, ये बोलेगी कि ठीक है मान लो कि मैं आपको एक बॉन्ड देता हूँ, ठीक है, ये बॉन्ड का रियल जो फेस वैल्यू है, रियल जो वैल्यू इसकी है, लेट्स से इसकी वैल्यू जो है वो आपको मान लो 1 करोड़ रुपए की है, ठीक है, लेकिन मैं आपको इसको पहले ही डिस्काउंट करके आपको 90 लाख में दे देता हूँ, ठीक है। तो यू गिव मी 90 लाख रुपीज़, 90 लाख रुपीज़, तो इसको बोलेगा ये मुझे 90 लाख रुपये दे दो, ठीक है, मैं आपको एक बॉन्ड दे दूंगा। ये कैसा बॉन्ड है, ये बॉन्ड है डिस्काउंटेड प्राइस पे, कि मैंने आपको कम दाम में दे दिया है, ठीक है। तो और जब मान लो आपकी इसकी मैच्योरिटी पीरियड 8 साल की है, 8 साल के बाद आप ये बॉन्ड लेकर मेरे पास आओ, एंड ये बॉन्ड लेकर मेरे पास आओ आप, ये बॉन्ड मुझे दिखाओ वापस, एंड आई गिव यू इसका जो एक्जैक्ट वैल्यू है 1 करोड़, क्योंकि बॉन्ड का तो एक्जैक्ट वैल्यू कितना है, 1 करोड़ उसका फेस वैल्यू है, कि उसकी एक्जैक्ट वैल्यू 1 करोड़ रुपये की थी, मैंने आपको डिस्काउंट कर 90 लाख में दे दिया। तो एक्चुअली इस जो डेट क्रेडिटर जिसने लोन दिया है, इसे प्रॉफिट कितने का बनाया, इसने प्रॉफिट बनाया 1 करोड़ माइनस 90 लाख, मतलब कि 10 लाख का इसका प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे दो बातें हैं, ये जो क्रेडिटर दो तरीके से पैसे बनाता है, या तो ये आपसे इंटरेस्ट ले ले, इंटरेस्ट किस वाले टाइप के बॉन्ड मिलेगा, ये कूपन वाले बॉन्ड मिलेगा, या फिर ये आपसे उसको डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद ले। तो दीज आर 2 मेथड्स बाय विच ये दिस बॉन्ड डायनेमिक्स इज वर्किंग। एक तो पहला, या तो आपको इंटरेस्ट दे दे जिसमें कि कूपन लगा हुआ होगा, कूपन मतलब इंटरेस्ट, जब भी ये समझना आपको, कूपन मतलब इंटरेस्ट, जीरो कूपन मतलब नो इंटरेस्ट,
ठीक है। तो जीरो कूपन नो इंटरेस्ट का मतलब तो उसको फ़ायदा तो चाहिए। इसका मतलब इसमें क्या होगा, जहाँ पर भी जीरो कूपन की बात हो या फिर आपको बोल दे जीरो कूपन बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब उसको पहले ही डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद लिया है, ठीक है। क्योंकि इन्वेस्टर को तो पैसे बना, दो तरीके से पैसे बनाएगा, या तो आपसे इंटरेस्ट ले या तो डिस्काउंटेड प्राइस पे ले। इंटरेस्ट लेगा तो कूपन बॉन्ड हो बोलेंगे, और अगर जीरो कूपन बॉन्ड है मतलब क्या होगा, डिस्काउंटेड प्राइस पे लिया है, ठीक है। अब ये सेम चीज़, ये जो सेम चीज़ हुआ है, अब इस कंपनी को अगर हम रिप्लेस करके, इस कंपनी को हम रिप्लेस करके, अगर इस कंपनी को अगर हम रिप्लेस करके इस कंपनी की जगह पे अगर गवर्नमेंट इसे यही सेम काम करती है, अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, गवर्नमेंट को लोन चाहिए होता है, तो गवर्नमेंट क्या इशू करती है, समथिंग कॉल्ड एज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशू करती है क्या कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। सेम डायनेमिक्स इज वर्किंग। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लेट्स से यहाँ पे देयर इज योर गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को चाहिए, आपके पास गवर्नमेंट को चाहिए पब्लिक से पैसा, यहाँ बहुत सारे पब्लिक है, गवर्नमेंट को सारी पब्लिक से चाहिए पैसा। अब गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट बोलती है, गवर्नमेंट आरबीआई को बोलती है, एक सेकंड, गवर्नमेंट विल गो टू द आरबीआई एंड टेल आरबीआई कि भाई मेरे लिए तुम क्या करो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर दो। तो आरबीआई इशूज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ध्यान रखना, गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो आरबीआई क्या करेगी, मार्केट में बहुत सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटी निकाल के छोड़ देगी। नाउ अब इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या होगा, इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई रिलीज करेगी किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी का डिस्काउंटेड रेट पे होता है, नहीं, ये किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे होता है, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट रेट पे क्या करेंगे, मान लो कि ये लोग हैं तो ये जाएंगे इसको खरीदेंगे, ठीक है। तो ये आरबीआई, अब ये क्या होगा, इनके पास आएगा, ये क्या देंगे, आरबीआई को पैसे देंगे कि चलो भाई मान लो कि 1,000 रुपये का एक सिक्योरिटी है, तो एक सिक्योरिटी खरीद ली इन्होंने। अब आरबीआई क्या दे देगी इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देगी। अब ये सिक्योरिटी अपने पास रखेंगे, ठीक है। आफ्टर मान लो कि इसकी मैच्योरिटी पीरियड कुछ होगी 7 साल या 8 साल के बाद, अब वापस से सिक्योरिटी को लेकर जाओ, ठीक है, और लौटा दो, आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपको मिल गया। अब बदले में आपको क्या, कूपन के बदले आपको इंटरेस्ट तो हर साल मिल ही रहा है, ठीक है। दिस व्हाट इज योर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये डायनामिक्स है आपके पूरे के पूरे इसका। अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो आगे का पूरा लेक्चर आपके लिए एकदम बहुत ही ईजी होगा, ठीक है। अब यहाँ से डायनामिक्स समझ चुके हैं हम लोग, अब समझो यहाँ पे ये सब बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखो वही डिफरेंस यहाँ पे, इक्विटी वर्सेस डेट, ठीक है, ठीक है। अब इक्विटी डेट क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे दो तरह के इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ेंगे। एक होता है आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है कि आप सीधा क्या करो, इक्विटी मतलब शेयर बेच रहे हो, ठीक है। एक और होता है एंड, एक होता है डेट इंस्ट्रूमेंट, मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिससे कि आप क्या करते हो, डेट रेज करते हो। अब इसी डेट इंस्ट्रूमेंट का बहुत सारा टाइप हम पढ़ लेंगे यार, किसी को बोल देंगे हम बॉन्ड, किसी को बोल देंगे डिबेंचर, ठीक है, किसी को बोल देंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी। में डिफरेंस क्या है, कुछ नहीं है। बॉन्ड इज अ जनरल अम्ब्रेला टर्म, ठीक है। डिबेंचर इज ऑल्सो काइंड ऑफ बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज ऑल्सो काइंड ऑफ बॉन्ड। अगर इस बॉन्ड को गवर्नमेंट इशू करेगी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलेंगे। इसी बॉन्ड को अगर प्राइवेट एंटिटी, कोई कॉर्पोरेट बॉडी, कोई कंपनी इशू करेगी, उसको क्या बोलेंगे, उसको डिबेंचर बोलेंगे। ये क्लियर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है, ओके। नाउ इक्विटी और डिविडेंड और डेट में क्या मतलब, बॉन्ड, डिबेंचर और इक्विटी में क्या डिफरेंस है, यानी डेट इंस्ट्रूमेंट में और इक्विटी में क्या फर्क है। इक्विटी में आपको शेयर मिलता है, ठीक है, और इसमें क्या मिलता है, इसमें आप एज अ लोन देते हो। तो शेयर है तो मतलब डिविडेंड मिलेगा आपको, मतलब मुनाफा मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अगर मुनाफा मिलेगा तो कंपनी मुनाफा करेगी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, कंपनी लॉस का आपको क्या मिलेगा, लॉस मिलेगा। मतलब यू आर अ पार्टनर ऑफ द कंपनी। ये क्या है, बस आपको लोन देकर जाता है। अब लोन दिया है तो आपकी कंपनी या तो प्रॉफिट बनाया, लॉस बनाया, उसको फर्क नहीं पड़ता। उसको जो इंटरेस्ट रेट मान लो कि 6% का है तो 6% इंटरेस्ट, या मतलब 8% का है तो 8% आपको देना ही है, इररिस्पेक्टिव कि आपकी कंपनी लोन बना रही है कि नहीं बना रही, ठीक है, ओके। जैसे बैंक से हम लोन लेते हैं, उसको पैसा देना पड़ता है ना। अब कंपनी का ओनर जो हो, आप बेसिकली क्या हो, अगर आपने किसी कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्ट किया मतलब यू आर अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। यहाँ पे आप क्या हो, यहाँ पे आप सिर्फ उसके क्रेडिटर हो, आपने कंपनी को बस लोन दिया है, ठीक है। अब समझो कि अगर इकोनॉमी में बूम आया, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा फ्लड, यहाँ से आपके बेसिकली क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। दिस इज द पार्ट वेयर एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेगा। एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब आपसे बोलता है कि अगर इकोनॉमी में बूम है तो आप क्या प्रेफर करना चाहोगे। तो लेट्स से कि यहाँ पे आई एम एन इन्वेस्टर, सॉरी हाँ, मैं पैसे मेरे पास है, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ मार्केट में, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, अब मान लो कि यहाँ पे दो केसेस हैं। एक तो इकोनॉमी में अगर बूम आया है, मतलब इकोनॉमी बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रही है, तो अब क्वेश्चन एग्जाम पूछेगा कि इन्वेस्टर विल प्रेफर टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर ये आपकी इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा। तो मुझे बताओ कि अगर इकोनॉमी बूम कर रही है, मतलब कि सारी कंपनीज बूम कर रही होगी, इसका मतलब ये कंपनी विल बी ग्रोइंग। कंपनी ग्रोइंग मतलब कंपनी का शेयर विल बी ग्रोइंग, मतलब कि शेयर ग्रो करेगा मतलब क्या होगा, शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब कंपनी विल गिव मोर रिटर्न्स। तो एज एन इन्वेस्टर आप कहाँ प्रेफर करना चाहोगे, यू विल प्रेफर टू इन्वेस्ट इन इक्विटी, ठीक है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देगा, 6-7%, 8% का जो भी देगा, ठीक है। अब मान लो कि इकोनॉमी में आ गया आपके रिसेशन, या तो रिसेशन आ गया या आपकी इकोनॉमी में आ गया स्लो डाउन,
तो इस केस में कंपनीज आर नॉट ग्रोइंग एट अ फास्ट पेस, कंपनीज आर ग्रोइंग एट अ लो फेस। अब लो पेस पे ग्रो करें मतलब क्या होगा, उसके स्टॉक की प्राइस कम हो जाएगी। जब उसके स्टॉक की प्राइस कम होगी तो मतलब आपको क्या मिलेगा, रिटर्न आपको कम मिलेगा। दैट इज़ वाई इन दिस केस द कंपनी विल ट्राई, जो भी आपके इन्वेस्टर होगा दे विल ट्राई टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड एट दिस पॉइंट इट इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी कभी डिफॉल्ट नहीं होगी। यहाँ मान लो कंपनी रिसेशन में गई, कंपनी डूब गई, तो आपका तो लॉस हो गया, कंपनी भी गई, ठीक है, पैसे भी गए आपके। बट इस केस में गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करा तो गवर्नमेंट तो आपको कभी पैसा देगी देगी। दैट इज़ वाई जब भी रिसेशन आएगा देन एवरीबडी विल गो टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। तो रिसेशन के टाइम में गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जो ईल्ड होगी, अब मुझे बताओ इसकी ईल्ड बढ़ेगी या घट जाएगी, इसकी ईल्ड कम हो जाएगी। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, फिर भी देख लो कैसे, क्योंकि रिसेशन आएगा तो एवरीबडी, यहाँ नहीं, यहाँ देखो रिसेशन के टाइम में, रिसेशन में क्या होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की ईल्ड क्या होगी, ईल्ड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब रिसेशन आएगा तो एवरीबडी विल ट्राई टू बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब सबको गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहिए, सबकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। जब इसकी डिमांड किसी भी चीज़ की बढ़ेगी तो उसका प्राइस जो होगा प्राइस बढ़ जाएगा। जब भी किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है किसी बॉन्ड का, तो उसका क्या होता है, बेसिकली उसकी ईल्ड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये हमने बहुत बार पढ़ रखा है, ठीक है। दिस इज द बेसिक डायनेमिक्स एंड फंडा। इफ दिस इज क्लियर देन एवरी कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ठीक है। अब इसी पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा एंड दे विल आस्क यू कि बोलेगा ना, आपके 2022 में क्वेश्चन आया, क्या पूछा कि यूएस के फेड का मतलब यूएस की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेसिकली जो है वहाँ का गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो वहाँ का जो बॉन्ड है, यूएस का जो फेड बॉन्ड है बेसिकली, उसने कहा कि उसका यील्ड बढ़ गया, ठीक है। अब बताओ इंडिया में क्या इंपैक्ट है यार, उसका यील्ड बढ़ गया तो इंडिया में जो भी इन्वेस्टर ने आके हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था, तो उनको तो लगेगा यार कि ये दुनिया का सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट का स्पॉट है, यूएस कभी डिफॉल्ट करेगा नहीं, यूएस गवर्नमेंट गारंटी करता है इसको। दे विल लाइक कि यार ये तो यहाँ पे सेफ्टी भी ज़्यादा है, यहाँ पे सेफ्टी भी ज़्यादा है और यील्ड ज़्यादा, मतलब कि इसका रिटर्न भी ज़्यादा है, तो हम सारे के सारे यहीं जाते हैं। तो ये दे विल ट्राई टू पुल देयर मनी बैक एंड ट्राई टू इन्वेस्ट इन यूएस। तो यहाँ से हमारा क्या करते हैं, यहाँ से रुपया निकाल लेते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट, और रुपया जाके फॉरेक्स मार्केट में बेचते हैं और डॉलर में डिमांड कर, डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है तो रुपया क्या, डॉलर क्या करता है, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, अप्रिशिएट कर जाता है, और रुपया क्या हो जाता है, रुपया वीक हो जाता है। दिस इज अ डायनेमिक्स, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। अगर आपको इकोनॉमी में ये कॉज एंड इफेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, देन देर इज द, आई एम ट्राइंग टू टीच यू, नॉट टीचिंग यू इकोनॉमी बट टीचिंग यू हाउ टू स्टडी इकोनॉमी, ठीक है, ओके। इंटर रिलेट थिंग्स, क्योंकि एग्जाम में आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, रटने वाला तो सब पढ़ा रहे हैं आपको। अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो ये एक समझ गए हम लोग यहाँ पे कि इकोनॉमी बूम के टाइम में लोग इक्विटी में करेंगे और रिसेशन के टाइम में, स्लो डाउन के टाइम में किस में करेंगे, डेट में करेंगे, ठीक है, ओके। लिक्विडिटी, मान लो कि कंपनी का दिवाला निकल गया, ठीक है, तो आपको सबसे लास्ट में मिलेगा, मान लो एक कंपनी है, लेट से कंपनी एक्स, इसके अंदर में कुछ 40% जो है वो इसके शेयर है, ऐसा 40% ऐसा समझो कि कंपनी एक्स है, इस कंपनी एक्स में लेट से कि आपके पास कुछ लोन के पैसे हैं और कुछ आपके पास लेट से कि कुछ शेयर है, ठीक है। तो कुछ शेयर होल्डर हैं इसमें और कुछ यहाँ पे क्रेडिटर हैं। अब कंपनी का अगर दिवाला निकलेगा, कंपनी इज़ इंसॉल्वेंट, और कंपनी के एसेट को अगर हम बेचेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा, ये लोन वालों को मिलेगा जिसने लोन दिया है, ठीक है, क्योंकि उनका सबसे पहला राइट है। तो सबसे लास्ट में अगर पैसा बचेगा तो आपको मिलेगा, क्यों, क्योंकि आप कंपनी के मालिक हो, यू विल बेयर द लॉस, यू विल हैव द प्रॉफिट, सो यू विल हैव टू बी अ पार्टनर इन बोथ द प्रॉफिट एंड द लॉस। दैट्स वाई यहाँ पे लिक्विडिटी में सबसे लास्ट में आपको मिलेगा एंड यहाँ सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट में मिलेगा, ठीक है। ये समझ में आ गई चीज़, ओके। नाउ यहाँ पे आपको देखना है फाइनेंशियल मार्केट का क्या सीन है। तो ये सारा जो हमें इक्विटी डेट करना है, ये किस जगह पे करते हैं, ये एक मार्केट है जहाँ पे सारा काम उसे कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट, जहाँ पे सारी फाइनेंशियल डीलिंग होती है, ठीक है, ओके। एंड दिस एंटायर सिस्टम इज व्हाट वी कॉल एज फाइनेंशियल सिस्टम, राइट, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक होता है नॉर्मल मार्केट। नॉर्मल मार्केट हम लोग क्या करते हैं, वी ट्राई टू ट्रेड इन कमोडिटीज़, ठीक है, एंड सर्विसेज। यहाँ पे क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ गुड्स वी ट्राई टू ट्रेड इन फाइनेंशियल एसेट, स्टॉक खरीदेंगे, स्टॉक बेचेंगे, स्टॉक में ट्रेड करते हैं, फाइनेंशियल एसेट में ट्रेड करते हैं, फिजिकल एसेट, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब मनी मार्केट देखो, एक होता है कैपिटल मार्केट होता है, क्या मतलब है, कुछ नहीं है। अगर फाइनेंशियल मार्केट में, ऐसी मार्केट जहाँ पे जो चीज़ें आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो, उसकी मैच्योरिटी पीरियड कम है, मतलब कि शॉर्ट टर्म में बेच सकते हो, शॉर्ट टर्म में खरीद सकते हो, तो उसको बोलेंगे मनी मार्केट, कि यहाँ मनी जल्दी आ रहा है। इसको हम दो तरीके से कहते हैं, इसको नियर मनी भी कहते हैं, इसका दो और नाम है, इसको नियर मनी भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम यहाँ पे मनी मार्केट हो गया, इसको शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है, ऑब्वियसली इट्स अ शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एंड इसको नियर मनी भी कहते हैं, ठीक है। कैपिटल मार्केट ऑब्वियसली और क्या है कि लॉन्ग टर्म है, क्योंकि आप कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये एक साल से ज़्यादा में आपको मिलेगा रिटर्न, ये एक साल से पहले भी खरीद बेच सकते हो आप, ठीक है। इसका एग्जांपल ट्रेजरी बिल,
कैश मैनेजमेंट बिल एंड वेज एंड मीन्स एडवांस। अगर ये चीज़ गवर्नमेंट इशू करती है तो गवर्नमेंट 3 तरीके से इशू कर सकती है। अगर गवर्नमेंट, देखो मैंने बताया आपको कि ये डेट इंस्ट्रूमेंट जो है अगर या तो गवर्नमेंट इशू करे तो इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म है। और ये अगर शॉर्ट टर्म करना चाहेगी उसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल। ये सिर्फ अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग नाम है, ठीक है। तो गवर्नमेंट 2 तरीके से करेगी, या तो बोलेगी अगर शॉर्ट टर्म में करेगी उसको बोलेंगे ट्रेजरी बिल, एक और नाम, एक और अलग तरीका उसका कैश मैनेजमेंट बिल, एक और होता है वेज एंड मीन्स एडवांस। तीनों अलग तरीके की चीज़ें हैं, तीनों को समझेंगे। ऑल दिस 3 में कॉमन क्या है कि ऑल दिस 3 आर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, कि शॉर्ट टर्म में आप डेट कोई कम अगर गवर्नमेंट को रेस करना है 3 तरीके से रेस करेगी, ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल एंड वेज एंड मीन्स एडवांस। अगर क्वेश्चन आगे एग्जाम में आपसे बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट यूज बाय गवर्नमेंट, तो आप एग्जाम में ऑप्शन में रहेगा ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आप क्या बोलोगे कि टी बिल एंड कैश मैनेजमेंट बिल। क्यों? क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इट्स अ लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये तीनों आर द शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट फॉर द गवर्नमेंट, दिस इज अ लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट फॉर द गवर्नमेंट, दिस इज ऑल्सो अ लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट फॉर द गवर्नमेंट। सोवरिन बॉन्ड, सोवरिन ग्रीन बॉन्ड, ठीक है, ये सारे बॉन्ड हो गए, ठीक है। अब समझो अगर इसको कोई प्राइवेट एंटिटी रिलीज करे, कोई प्राइवेट एंटिटी को फंड रेज करना है, ठीक है, और उसको बॉन्ड इशू करना है, उसको कहते हैं कमर्शियल पेपर, अंदर काइंड इज ए प्रो नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स। फिर कोई प्राइमरी फाइनेंशियल इंटरमीडिएट करता है कि बैंक्स, NBFCs, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, नोटिस, ठीक है, रेपो, ठीक है, ये हो गया आपका रीपर्चेज एग्रीमेंट्स, ठीक है, ये हो गया। सो इसको कहते हैं, ये आप इस चीज़ को समझ गए, इसको हम आगे एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। दिस इज व्हाट इज़ योर ओवरव्यू, कि इन सारे चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, बस आपको ये समझना है दिमाग में कि फ्रेमवर्क की किस चीज़ को कहाँ पढ़ना है। देन देयर इज योर कैपिटल मार्केट। अगर गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट करती है तो जीसेक बोलते हैं, एक तरह जीसेक होता है, एक काइंड होता है उसको सॉवरेन बॉन्ड, ठीक है। अब दिस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल एज, ये हमारा फाइनेंशियल मार्केट हो गया। अब विल ट्राई टू सी ईच वन ऑफ देम वन बाय वन। अब शॉर्ट टर्म में हम क्या देखेंगे, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट वाला कौन होगा आपका, ट्रेजरी बिल यहाँ देखेंगे, कैश मैनेजमेंट बिल एंड वेज एंड मीन्स एडवांस, देखो यही वाला तो कर रहे हैं, टी बिल, CMB एंड WMO। इन तीनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्या है MCQ क्या बनेंगे, ठीक है। देन विल टॉक अबाउट कि प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, देन विल टॉक अबाउट कि कमर्शियल बिल, ये आपका प्राइवेट वाला, ये वाला बैंक्स वाला, ये सारा बात करेंगे, ठीक है। दिस इज हाउ विल टॉक अबाउट इट। दिमाग में एक फ्रेमवर्क क्लियर होना चाहिए, देन ये चीज़ आराम से निकलेगी आपके, ओके। शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट में क्या करना है, देखो हमने देखा कि डेट इंस्ट्रूमेंट जो है कि डेट आपको जो रेज करना है, एक तो आप लॉन्ग टर्म के लिए करोगे, एक शॉर्ट टर्म के लिए करोगे। तो शॉर्ट टर्म में क्या है, देखो यहाँ पे शॉर्ट टर्म का मतलब है कि आपकी अगर मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम की है तो उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म। अब शॉर्ट टर्म में आता कौन कौन सा था हमारा, देखो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल एंड वेजेस मीन्स एडवांस, ठीक है। एंड ये गवर्नमेंट के लिए ये 3 चीज़ें हैं, एंड प्राइवेट के लिए ये सारा कुछ था। अब इन सबको 1 बाय 1 करके देख रहे थे हम लोग। नाउ सी, अब यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म वाले में गवर्नमेंट वाला पहले हम लोग देख लेते हैं। अब क्या देखेंगे गवर्नमेंट वाले में, पहले कहेंगे ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल एंड वेज एंड मीन्स एडवांस, ठीक है। इन तीनों को डिटेल में बात करते हैं क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल है क्या, देखो टी बिल का मतलब सिंपल है कि टी बिल, एक सेकेंड, टी बिल का मतलब आपके लिए वेरी सिंपल कि इट इज़ नथिंग बट अ बॉन्ड, ये बॉन्ड ही है आपका, ठीक है। बट ये बॉन्ड कैसा है, ये शॉर्ट टर्म वाला बॉन्ड है, कि इसकी मैच्योरिटी पीरियड जब मैं शॉर्ट टर्म बोलता हूँ तो क्या समझ आता है आपने को कि 1 साल से कम में हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर होता है हमें, ठीक है। अब यहाँ से कुछ बातों को समझो और, एक सेकेंड, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म हो गया मेरे 1 साल से कम वाला। अब इसमें क्वेश्चंस क्या बनते हैं, पहला MCQ आपका बनता है यहाँ से कि इसका कितने कितने दिन के लिए इशू किया जा सकता है, 91 डेज। अब मेरा जब 1 साल से कम का मैच्योरिटी पीरियड है तो इट कैन बी 91, 182 एंड 364, ऑल दीज आर लेस देन 1 ईयर, तो दिस इज अ मैच्योरिटी पीरियड, पहला क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि सेकंड MCQ आपका बनता है नंबर 2 इज दैट कि क्या स्टेट गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल को इशू कर सकती है, नो, स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट इशू ट्रेजरी बिल, सेकंड MCQ, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। थर्ड MCQ क्या बनता है कि ट्रेजरी बिल से ये पूछते हैं आपसे कि क्या इस पे इंटरेस्ट मिलता है आपको, ट्रेजरी बिल पे इंटरेस्ट रेट मिलता है या नहीं, इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, तो फिर क्या मिलता है, फ़ायदा कैसे होगा, मैंने बताया 2 तरह से फ़ायदा होता है, या तो आपको इंटरेस्ट दें या तो आपको पहले ही डिस्काउंट प्राइस पे दे दें। तो ट्रेजरी बिल का मैकेनिज्म क्या है कि इट विल बी इशूड एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। तो यहाँ से MCQ बन गया आपका। और क्या बनता है, और देखो, देन ये पार्ट देख लिया हमने, ओके। ट्रेजरी बिल ओनली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो ये वाला पार्ट भी हमने देख लिया, ओके। नाउ अगर पूछे एग्जाम में शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है,
हु इशूज इट? ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये इज अबाउट ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल है क्या? इट इज़ अ शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट जिससे सरकार कैसे तो पैसा उठाती है आपसे। ये सिंपल है। ओके, इसको किस मार्केट में ट्रेड करते हैं? बोलेगा मनी मार्केट में करते हैं, कैपिटल मार्केट में करते हैं। मनी मार्केट में। क्यों? क्योंकि मनी मार्केट इज अ नियर मनी, शॉर्ट टर्म वाला है। पैसा यहाँ पे पास है, जल्दी आपको पैसा मिलेगा। इसको ऑल्सो कॉल्ड एज नियर मनी। ठीक है, तो दिस आर द थिंग्स वी विल कीप इन माइंड। ओके, तो यहाँ से ट्रेजरी बिल हमारा हो गया। लेट्स टॉक अबाउट द कैश मैनेजमेंट बिल। अब देखो कैश मैनेजमेंट बिल सेम चीज़ है। अब अगेन एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इस पर क्या क्वेश्चन पूछेगा? सेम पॉइंटर्स आपसे पूछता है कि हु इशूज इट। सेकंड पूछता है कि इसमें ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि इस पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा या फिर डिस्काउंटेड प्राइस से मिलेगा, इसमें से क्या है इसका मैकेनिज्म। सो आपका जो कैश मैनेजमेंट बिल भी है, इट इज़ ऑल्सो इशूड एट अ डिस्काउंटेड प्राइस सेम एज अ ट्रेजरी बिल। तो इसका मैकेनिज्म भी सेम है, यानी इस पर भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इंटरेस्ट ना ही आपको ट्रेजरी बिल में मिलेगा, ना ही आपको CMB पे मिलेगा। दोनों पे क्या मिलेगा? डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल जाएगा, कम दाम मिल जाएगा और आपको जो करना है करो। ठीक है, तो यहाँ तक ये भी हो गया। ओके, नाउ देर इज मैकेनिज्म कॉल्ड एज वेज एंड मीन्स एडवांस। व्हाट इज इट? देखो, अब वेज एंड मीन्स एडवांस इज समथिंग अ लिटिल डिफरेंट। ये होता क्या है WM में? WM में बेसिकली क्या होता है कि जो RBI होती है ये गवर्नमेंट को पैसे देती है। ठीक है, बट दिस पैसा इज़ नॉट काउंटेड इन अ फिजिकल डेफिसिट। क्यों? क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 3 महीने के आसपास के लिए होता है। सो फॉर लेस देन 3 मंथ्स, ठीक है, अब 3 महीने से कम का तो मेरे दिमाग में क्लियर है ना कि शॉर्ट टर्म है। इसका मतलब कि इट्स अ शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। तो मतलब शॉर्ट टर्म लोन लेती है गवर्नमेंट RBI से। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि क्या गवर्नमेंट सिर्फ सेंट्रल लेगी या स्टेट भी लेगी? दोनों ले सकती है, बोथ आर एलिजिबल। ठीक है, थर्ड चीज़ कि इज इट काउंटेड इन द फिजिकल डेफिसिट? क्योंकि ऑल द लोन और ऑल द बोरोइंग इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, मैं जब बजट पढ़ाऊंगा वो समझाऊंगा, बट यहाँ पे वेज एंड मीन्स एडवांस इज नॉट काउंटेड इन द फिजिकल डेफिसिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर MCQ परस्पेक्टिव कि इट इज़ नॉट काउंटेड। एक सेकेंड, इट इज़ नॉट काउंटेड इन द फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, ओके, एंड इट ऑल्सो हैज़ गॉट रिलैक्सेशन अंडर द FRBM एक्ट। अभी आपको ये थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा बिकॉज दिस थिंग विल डिस्कस इन योर बजट का चैप्टर। ठीक है, तो वहाँ पे हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। बट अभी कितना समझ में आया आपको MCQ के लिए कि ये आपके ना ही फिजिकल डेफिसिट में काउंट होगा और इसको FRBM में से रिलैक्सेशन भी मिला है। समझ लिया पॉइंटर MCQ के लिए? ओके, तो वेज एंड मीन्स एडवांस क्या है कि RBI गवर्नमेंट को पैसा देगी, शॉर्ट टर्म के लिए देगी। किस गवर्नमेंट को देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों को देगी, और फिजिकल डेफिसिट में काउंट नहीं हुआ। इतने पॉइंट्स क्लियर हैं? ओके, सो वी टॉक्ड अबाउट दीज 4 थिंग, ट्रेजरी बिल, CMB एंड वेज एंड मीन्स एडवांस। ये क्लियर है? ओके, अब शॉर्ट टर्म वाले को डिस्काउंट रेट पे हम देंगे, मतलब कि इसमें जो बेसिकल डिस्काउंट का क्या मतलब होता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो फ़ायदा कैसे होगा? मतलब कि आपको दे देंगे कम दाम में, और फेस वैल्यू जब आप वापस लेने जाओगे तो जो फेस वैल्यू उसमें आपको दे देंगे। ठीक है, 100 का 90 में दिया, रिटर्न करने जाओगे तो 100 का 100 मिल जाएगा। तो कितना आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। दैट व्हाट इज हैपनिंग। ओके, नाउ अब यहाँ पे कुछ अदर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। दिस वन इज योर प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है समझो। प्रॉमिस मतलब कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, आई विल गिव यू अ नोट, अ डॉक्यूमेंट विच इज़ नथिंग बट अ प्रॉमिस। तो प्रॉमिस कौन करेगा? मैं करूँगा। सो सपोज ए डेटर या फिर प्रॉमिसर, मान लो कि देयर इज अ समवन, मान लो कि कोई इंसान है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको चाहिए पैसा और ये बंदा उसको पैसे दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या बोलेगा? आई विल इशू यू अ प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, एंड यू गिव मी समथिंग, सम मनी। ठीक है, मनी दे दो मेरे को, एंड आई विल गिव यू द प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि ये हो गया क्रेडिटर, और जो इशू करता है वो क्या होता है? डेटर और इशूअर और द प्रॉमिसर। तो ये प्रॉमिस करता है। तो बेसिकली दिस इज बिटवीन द इंडिविजुअल्स, दिस कैन बी बिटवीन द इंडिविजुअल्स। तो प्रॉमिस नोट का मतलब क्या? सिंपली कि एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन इज मेकिंग प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन अमाउंट टू द पर्सन हु इज गिविंग द लोन। तो ये लोन दे रहा है, इसको बोलेगा ठीक है भैया दे दो। व्हाट इज द प्रूफ? दिस प्रॉमिसरी नोट इज अ प्रूफ, आई प्रॉमिस यू ऑन दिस पेपर। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे क्या देखना है कि कमर्शियल पेपर या बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। सी, प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है कि ये हमने देखा कि जो जिसको पैसा देना होता है, ठीक है, राइट, डेटर जो है ये ही इज़ अ डेटर। ठीक है, एंड ही इज़ प्रॉमिसिंग, और एक क्रेडिटर के पास पैसे पहुंचेंगे। राइट, ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। ये बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक यहाँ पे इसको ना नोट्स में, एक मिनट, इसको आई अंडरस्टैंड, मेक यू अंडरस्टैंड इन डिफरेंट वे। इसको इस तरह से समझो, इसको समझो तुम कि ये जो कमर्शियल बिल या बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये किस चीज़ का एक्सचेंज करेंगे? दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग ट्रेड, बेसिकली ट्रेड है। अब एग्जाम में कंफ्यूजन किस में होता है? इट हैपेंस बिटवीन द कमर्शियल पेपर एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। अब देखो ये इट इज़ और लोन वाला इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट है, और ये क्या है? बेसिकली ये ट्रेड के लिए काम किया गया। समझो मतलब व्हाट इज़ हैपनिंग कि लेट्स से कि देयर आर 2 इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये यहाँ पे दो, दिस 2 आर डूइंग ट्रेड। अब व्हाट इज़ हैपनिंग कि
ये वाला जो है लेट्स से कि इसने इसको कुछ कोई गुड्स एंड सर्विस में वो उसमें ट्रेड करा, ठीक है। अब इसको इसको पैसे देने हैं, सो व्हाट ही विल डू इज़ दैट ही विल इशू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करेगा, लेट्स से बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करेगा, या फिर दिस विल आस्क दिस थर्ड पार्टी, एक बैंक के पास जाएगा, इस बैंक को बोलेगा कि देखो ऐसा कुछ है कि ये मैंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करा है, नाउ यू हैव टू पे दिस पर्सन अ सर्टेन अमाउंट, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज़ हैपनिंग। तो बेसिक फंडा इसका क्या है, इट इज़ कनेक्टेड टू अ ट्रेड, ठीक है। हाउएवर ये कमर्शियल पेपर क्या है, कमर्शियल पेपर में क्या होता है, मान लो कोई भी कॉरपोरेट है, कोई भी कंपनी है, या कोई भी ऑल इंडिया, लेट्स से यहाँ पे क्या है यार, AFI नहीं, इसको NBFC कह लो, ठीक है। सो बेसिकली कहाँ गया यार ये, ओके, AFI हटाओ यहाँ से, ये नहीं है, ओके। तो कॉरपोरेट है या फिर कोई प्राइमरी डीलर है, तो इसको पैसे रेज करने हैं, ठीक है। सो व्हाट दे विल डू, दे विल इशू समथिंग कॉल्ड एज कमर्शियल पेपर, ठीक है। अब कमर्शियल पेपर में क्या होगा, इट इज़ नॉट अ प्रॉमिसरी नोट समथिंग, जस्ट कमर्शियल पेपर सिंपल इट्स लाइक अ बॉन्ड, ठीक है। अब बॉन्ड नहीं है, क्यों नहीं है बॉन्ड, क्योंकि गवर्नमेंट इशू नहीं कर रही है इसको, तो काइंड ऑफ अ बॉन्ड ऑल्सो, कि एक पेपर ये होगा, जैसे मान लो कि कोई भी लेट्स से कोई कॉर्पोरेट एक्स, ठीक है, इसको चाहिए पैसे, ठीक है, तो व्हाट ही विल इशू, ये एक कमर्शियल पेपर इशू कर देगा, ठीक है। अब इस कमर्शियल पेपर के बदले में आपको क्या देना है, इसको पैसे देना है। अब डिफरेंस इसका क्या है बॉन्ड से, कि पहली चीज़ कि इसको प्राइवेट कोई भी कंपनी इशू करती है, सेकंड कि इसको बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इशू करती है, 7 दिन से लेकर 1 साल के कम की जो मैच्योरिटी होती है, एंड इसमें कोलेट्रल नहीं होता है कि आपको दे दिया और आप उसके बाद लेके चल जाओ। अब इसमें क्वेश्चन आएगा कि क्या इसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, नो, देयर इज़ नो इंटरेस्ट इन्वॉल्व। तो फिर फ़ायदा क्या, अगेन इंटरेस्ट नहीं, मतलब डिस्काउंटेड रेट मिल जाएगा आपको, कि मान लिया कि ये बिल इशू करेगा, इसकी फेस वैल्यू 100 है, तो आपको 90 में दे देगा, और बोलेगा जब मेरी मान लो 1 हफ्ते की मैच्योरिटी पीरियड है, यू कम आफ्टर 21 days एंड मैं आपको 100 रुपये दे दूंगा, सो योर प्रॉफिट इज़ ऑफ 10 रुपीज़। तो दैट्स हाउ इट इज़ हैपनिंग। तो कमर्शियल पेपर किसका कनेक्शन है, इट इज़ रिलेटेड टू योर डेट, बिल ऑफ एक्सचेंज इज कनेक्टेड टू योर ट्रेड, ये बेसिक समझेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें कोई कोलेट्रल इन्वॉल्व नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम, ध्यान रखना, ओके। सो इट इज़ कोलेट्रल इन्वॉल्व नहीं मतलब क्या कि अनसिक्योर्ड है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इट्स अ सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, इट इज़ अनसिक्योर्ड, तो कमर्शियल पेपर इज अनसिक्योर्ड, ठीक है। गवर्नमेंट क्या होता है, अब मान लो गवर्नमेंट में बॉन्ड लेना, तो क्या होगा, वो सिक्योर्ड होगा, ठीक है, गवर्नमेंट बाईबैक करती है उसको, सो इट इज़ वेरी रिस्की, कमर्शियल पेपर इज़ वेरी रिस्की, ओके। अब सेकेंड थिंग इज़ योर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब ये क्या है, अब कमर्शियल पेपर और डिपॉजिट में क्या फ़र्क है COD में, ठीक है। इसमें फ़र्क क्या है कि ये इट इज़ इशूड बाय द बैंक्स, ठीक है, और ये कौन इशू करता है, ये कोई भी कॉर्पोरेट कोई भी कंपनी इशू कर सकती है। अब सर्टिफिकेट और डिपॉजिट में क्या फ़र्क है, तो हमें एग्जाम में कन्फ्यूजन जो आपके आएगा ना, वो या तो इसमें आएगा और इसमें इन तीनों में आएगा, बाकी तो सब क्लियर है। तो कमर्शियल पेपर समझना क्या है, इसको कोई भी कॉर्पोरेट या फिर प्राइमरी डीलर करेगा, और सर्टिफिकेट डिपॉजिट कौन करेगा, ओनली बैंक्स, ठीक है। और ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, मतलब कि इसमें ट्रेड में है तो अलग ही है बिल्कुल, ठीक है। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, समझो सेम चीज़ है, कि आप लेट्स से कि देयर इज़ अ बैंक एंड देयर इज़ एन इंडिविजुअल। अब ये क्या करेगा, अगर आप बैंक में पैसे डाल रहे हो, तो बैंक विल गिव यू समथिंग कॉल्ड एज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, ये आपको सर्टिफिकेट देगा। अब यहाँ पे अगेन कोई कोलेट्रल इन्वॉल्व नहीं है, समझ रहे हो इस बात को, यहाँ पे कोई भी कोलेट्रल, देयर इज़ नो कोलेट्रल विच इज़ इन्वॉल्व हेयर, ठीक है। दैट इज़ वाई अगर कोलेट्रल इन्वॉल्व नहीं मतलब क्या होगा, इट इज़ अगेन योर अनसिक्योर, ये क्लियर है, ओके। अब एक बात समझो कि अनसिक्योर्ड भी है और इसमें कोलेट्रल भी नहीं है, तो इसका मतलब कि इसमें क्या है कि रिस्क ज़्यादा है, एंड एवरी स्टॉक मार्केट वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल कि हायर द रिस्क द ग्रेटर इज द रिटर्न, जितना रिस्क ज़्यादा उतना ज़्यादा योर रिटर्न इज देयर, ओके। सो अब यहाँ पे एक चीज़ समझो कि रिस्क ज़्यादा तो रिटर्न ज़्यादा, तो बताओ मुझे कि इसमें क्या रिटर्न, रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा होगा, दैट इज़ वाई इसकी ईल्ड क्या होगी, ईल्ड ट्रेजरी बिल से ज़्यादा होगी। अब मुझे बताओ कि ईल्ड बोलूँ रिटर्न बोलूँ, बात सेम है, तो रिटर्न या फिर ईल्ड सेम थिंग है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का ट्रेजरी बिल से ईल्ड ज़्यादा है या कम है, इसकी ईल्ड ज़्यादा होगी, कॉमन सेंस लगाओ कि इसमें रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है आपको, ठीक है। तो सॉरी, इसमें आपकी रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न ज़्यादा मिलेगा ना आपको। अगर मान लो कि ये आपको रिटर्न भी कम देगा और रिस्क भी ज़्यादा, तो आप इसमें इन्वेस्ट क्यों करोगे, यू विल गो एंड बाय ट्रेजरी बिल जो सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड है, गवर्नमेंट इशू कर रहा है, गवर्नमेंट गारंटी दे रहा है, राइट। तो दैट इज़ वाई दे विल गिव यू टू ल्योर यू टू अट्रैक्ट यू, दे विल गिव यू मोर रिटर्न्स, राइट, ओके। मैच्योरिटी पीरियड होती है। अब क्वेश्चन एक और क्या बनेगा कि क्या इसमें इंटरेस्ट मिलता है या डिस्काउंटेड रेट मिलता है, इसमें इंटरेस्ट मिलता है, तो रटना क्या एग्जाम के लिए कि सर्टिफिकेट डिपॉजिट में इंटरेस्ट मिलता है, यानी डिस्काउंटेड रेट में नहीं मिलेगा। कमर्शियल पेपर में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, मतलब क्या डिस्काउंटेड रेट में मिलेगा। ये फंडा क्लियर है कि आपको कोई भी इंसान अगर ये बॉन्ड या डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदता है तो उसको तो प्रॉफिट चाहिए। अब प्रॉफिट कैन कम फ्रॉम टू सोर्स, टू मेथड्स। एक तो या तो आपको वो इंटरेस्ट देता रहे, इंटरेस्ट दे मतलब कि कूपन देता रहे, कूपन दे या मतलब इंटरेस्ट दे, एक ही बात है।
अच्छा, या फिर आपको दूसरा तरीका है कि अगर कूपन इंटरेस्ट नहीं देगा, इसका मतलब क्या है कि पहले ही आपको एक कम दाम में दे दे और फेस वैल्यू जब रिटर्न करने जाओ उतना दे दे आपको, तो डिफरेंस जो होगा वो आपके प्रॉफिट का सोर्स होगा। ये चीज़ समझ में आती है। तो कमर्शियल पेपर डिस्काउंट रेट में मिलेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट और डिपॉजिट जो है इट इज़ एट योर, इसमें इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब डिस्काउंट रेट में नहीं मिलेगा। कि आपको जो फेस वैल्यू मान लो कि 100 रुपये है, तो आप 100 रुपये में खरीदो, आपको जितना मान लो रिटर्न 6% का है, तो आपको 6% आपको रिटर्न मिलता रहेगा। ये क्लियर है? ओके। अब एक और चीज़ कहते हैं कॉल मनी। अब कॉल मनी क्या है? कुछ नहीं। कॉल मनी पूछेगा किसका काम है, तो कॉल मनी इंटर बैंक ट्रांसफर। मान लो कि एक बैंक B1 है, एक बैंक B2 है, इसको आपस में ओवरनाइट पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है। तो आपस में एक दूसरे से पैसे ले लेते हैं ये लोग। सो दैट इज़ वर इंटर बैंक ट्रांसफर ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड एज कॉल मनी, ठीक है। और नोटिस मनी, इसका दो नाम है। अब दो नाम क्यों है? इसकी मैच्योरिटी पर डिपेंड करता है इसका नाम क्या होगा। अगर इसकी मैच्योरिटी एक दिन है, मतलब कि एक दिन के लिए लोन लिया है, मतलब क्या कि कॉल मनी। और अगर 14 डेज़ के लिए लिया है, इसको बोलेंगे नोटिस मनी। अब कैसे याद रखेंगे समझो। कॉल मनी का मतलब हुआ कि इट्स लाइक यू कॉल समवन इंस्टेंटली, ठीक है। तो जल्दी कॉल करोगे, जल्दी पैसा, भाई पैसा चाहिए पैसे दे दे। सो दैट इज़ व्हाट इज़ योर 1 डे, इंस्टेंट होगा। नोटिस मतलब किसी को दोगे थोड़ा टाइम लगेगा ज़्यादा उसमें, दैट्स वाई यहाँ पे 14 डेज टाइम ज़्यादा लगेगा। तो दैट इज़ वाई कॉल मनी इंस्टेंट 1 डे एंड नोटिस मनी इज़ योर 14 डेज। तो ये आपका यहाँ पे कॉल मनी हो गया। तो कमर्शियल बिल, कॉल मनी, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, ये इतनी चीज़ हमारी क्लियर हो गई। ओके, नाउ विल मूव फॉरवर्ड। अब हमने व्हाट वी हैव सीन इज़ दैट वी हैव सीन शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट देखा हमने। अब इसमें हमने दो चीज़ें देखी। एक देखा गवर्नमेंट किसको किसको कर रही है, एक देखा कि हमने हमारे प्राइवेट वाले यानी कॉर्पोरेट वाले किसको किसको कर रही है। अब गवर्नमेंट किसको कर रही थी? गवर्नमेंट से हमने टी बिल पढ़ा, फिर हमने पढ़ा यहाँ पे आपका कैश मैनेजमेंट बिल, और क्या पढ़ा यहाँ पे, वी टॉक्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड एज वेस्ट इन मीन्स एडवांस, ठीक है। नाउ प्राइवेट में क्या पढ़ा हमने यहाँ पे पढ़ा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, हमने पढ़ा यहाँ पे कमर्शियल पेपर, हमने यहाँ पे पढ़ा कॉल मनी, या फिर हमने पढ़ा नोटिस मनी। डिफरेंस क्या था? ये डिपॉजिट था बेसिकली बैंक के लिए, और ये कमर्शियल पेपर था, मतलब कोई भी आपके कॉरपोरेट इशू करते थे। एंड ये जो आपका नोटिस मनी, ये जो है कॉल मनी, ये बैंक से आपस में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में इंडिविजुअल होगा इन्वॉल्व, ये पैसा देगा, और ये आपस में दो बैंक्स आपस में डील करेंगे। ये क्लियर है? ओके। अभी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो हमारा है, सो दैट इज़ हाउ इट इज़ हैपनिंग। इस तरीके से हम यहाँ से कनेक्ट कर लिया हमने। अब व्हाट वी आर टॉकिंग, वी आर ट्राइंग टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म। हमने कहा कि 1 साल से कम वाले के बारे में बात कर ली थी। विल टॉक अबाउट मोर देन 1 ईयर, कि इसकी मैच्योरिटी पीरियड ज़्यादा है। अब अगेन हम वही देखेंगे कि ये लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट में गवर्नमेंट जो इशू करती है उसको कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट इशू करती है, अगर गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म में इशू करेगी तो उसको बोलेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अगर ये शॉर्ट टर्म में इशू करेगी, ठीक है, या मैं लिख देता हूँ इसको, तो आपकी जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट अगर लॉन्ग टर्म में इशू करेगी और गवर्नमेंट एक केस में शॉर्ट टर्म में इशू करेगी, ठीक है। तो जब लॉन्ग टर्म में इशू करेगी तो इसको सिंपल सा हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और गवर्नमेंट अगर शॉर्ट टर्म में इशू करती है तो उसको क्या बोलते हैं, या तो ट्रेजरी बिल या फिर कैश मैनेजमेंट बिल, दो तरह का करती है, ठीक है। हो गया, दैट इज़ हाउ ये आपकी गवर्नमेंट इस तरीके से अपने लोन रिलीज करती है। दिस आर बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म मतलब कि इसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज़्यादा होगा, एंड डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब डेट इससे रेज करेगी गवर्नमेंट। जो करेगी उसके बाद जी से बोलेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलेंगे। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज अ काइंड ऑफ बॉन्ड और डेट इंस्ट्रूमेंट, बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट, ओके। अब इसमें आता है एक और इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड, जिस पे आपका यूपीएससी ने 2022 में क्वेश्चन पूछा, ठीक है। सो इट इज़ एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन, मतलब मान लिया कि आपको आज 6% का इंटरेस्ट दिया है, इन्फ्लेशन मान लो कल को 8% हो गया, तो आपको तो लॉस हो गया। सो दैट इज़ वाई अगर ये है तो इट विल बी इंडेक्सड टू इन्फ्लेशन, कि जो भी सीपीआई आपका करंट इन्फ्लेशन रेट है उससे आपको 1.5% ज़्यादा आपको रिटर्न देगी, 1.5% मोर देन योर सीपीआई। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या सीपीआई यूज़ करती है डब्ल्यूपीआई यूज़ करती है, सीपीआई इंडिकेटर यूज़ करती है इन्फ्लेशन का, ठीक है। ओके, क्लियर है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके कि अच्छा एक और चीज़ समझो, यहाँ पे मैंने आपको चीज़ पढ़ाई थी कि दो तरीके से आप प्रॉफिट बना सकते हो, या तो आपको इंटरेस्ट मिल जाए या फिर आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे ये दे दे, ठीक है। इंटरेस्ट मिलने का मतलब है कि आपको कूपन वहाँ पे मिलेगा, जहाँ जहाँ ये टॉकिंग अबाउट कूपन्स मतलब कि इंटरेस्ट मिलेगा, कूपन मतलब इंटरेस्ट। यहाँ तक ये चीज़ दिमाग में आपके एकदम मुझे लगता है इंप्रिंट हो चुकी होगी अभी तक, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझो कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट कि गवर्नमेंट बोलती है कि मेरा ये तो लॉन्ग टर्म तो है, ठीक है, बट मैं आपको कूपन इंटरेस्ट भी दूंगा। तो लॉन्ग टर्म है और कूपन इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बट सम टाइम व्हाट विल हैपन कि ये आपको कूपन नहीं देगा, ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड, कूपन देगा नहीं। अब कूपन नहीं दिया मतलब कि इंटरेस्ट नहीं देगा, मतलब कि यहाँ पे इंटरेस्ट तो नहीं है, तो मतलब फ़ायदा कैसे होगा, मतलब डिस्काउंटेड रेट। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया आपके कि जीरो कूपन बॉन्ड, सॉरी एक सेकेंड, एग्जाम में इफ दे आस्क यू, एक मिनट,
कहाँ लिखूँ यार, जगह नहीं दिख रहा मुझे, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं। एग्जाम में इफ दे आस्क यू कि जीरो कूपन बॉन्ड, अगर ऐसा बोल दे कि जीरो कूपन बॉन्ड की क्या क्या फीचर्स हैं, तो पहला तो इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म होगा कि शॉर्ट टर्म होगा, ये लॉन्ग टर्म होगा। ठीक है, क्यों ऐसे याद रखोगे कि यार जीरो कूपन अगर शॉर्ट टर्म था तो इसको तो हम ट्रेजरी बिल बोल रहे थे। ट्रेजरी बिल का क्या फीचर था, गवर्नमेंट करती थी, यस गवर्नमेंट करती थी, और ये शॉर्ट टर्म था, यस शॉर्ट टर्म भी था। ठीक है, और डिस्काउंटेड प्राइस भी था, डिस्काउंटेड प्राइस पे भी था। तो ये तो अपना इसको ट्रेजरी बिल बोलते थे, तो इसको नया नाम क्यों बोलना था। इसका मतलब जीरो कूपन बॉन्ड अगर बोलता है तो मतलब ये कि पहला फीचर क्या होगा कि लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म तो नहीं होगा। ठीक है, सेकंड फीचर क्या, जीरो कूपन मतलब कि इसमें इंटरेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड थर्ड फीचर विल बी कि इंटरेस्ट नहीं है तो प्रॉफिट कहाँ से बनेगा, तो मतलब कि डिस्काउंटेड प्राइस पे ये मिलेगा। तो ये आपका सही होगा। दीज आर 3 पॉइंटर्स विल कीप इन माइंड फॉर योर जीरो कूपन बॉन्ड, यहाँ से आपका एमसीक्यू बनेगा। सो दिस इज द मोस्ट क्रिस्प एंड द कॉम्प्रहेंसिव एक्सप्लेनेशन पॉसिबल ऑफ योर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, अब समझो कि बॉन्ड और डिपेंजर क्या है। बॉन्ड मतलब कि अगेन यार, बॉन्ड क्या, डेट इंस्ट्रूमेंट है कि आप किसी ने आपको आपने किसी को पैसे दिए हैं तो कोई भी एंटिटी आपको क्या देगी, प्रूफ में एक आपको बॉन्ड मतलब कि पेपर देगी जिसमें प्रूफ होगा कि हाँ आपने इसको पैसे दिए। सिंपल, ओके। तो अब कभी कभी क्या होता है, व्हाट हैपेंस कि समटाइम्स बॉन्ड आर कन्वर्टेबल टू इक्विटी। मैंने बताया था कि इक्विटी बॉन्ड दो अलग चीज़ें होती हैं। इक्विटी मतलब इधर शेयर देते हो आप, शेयर लेते हो। बॉन्ड में आप बेसिकली यू आर गिविंग लोन। ठीक है, तो समटाइम्स सम बॉन्ड्स आर देयर विच आर कन्वर्टेबल, इसको कन्वर्टेबल डेट भी बोलते हैं। कि बेसिकली बॉन्ड मतलब इज अ काइंड ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट। तो आप चाहते हो कि यू आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी एज अ लोन, बट चाहते हो कंपनी अगर फ्यूचर में प्रॉफिट बना ले तो मैं उससे शेयर ले लूँ, तो ये कन्वर्टेबल है। ठीक है, तो इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होता है कि ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डेट बोलते हैं इसको, कि मैं चाहूँगा तो मैं डेट को, मान लो कि मैंने लेट से कि मैंने किसी कंपनी में 10 CR डाला है। ठीक है, 10 CR का इन्वेस्टमेंट किया एंड आई एक्सपेक्टिंग सम इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%, ज़्यादा ही होता है बेसिकली, 10% के आसपास में होता है। ठीक है, इतना इंटरेस्ट मुझे चाहिए। बट इफ़ आई सी कि कंपनी इज़ मेकिंग मोर प्रॉफिट, कंपनी इज़ बिकमिंग वेरी बिग, तो वट आई विल सी कि मैं इस डेट को कन्वर्ट कर लूँगा शेयर में। बोलूँगा कि यार ठीक है, 10 CR के बदले ये पहले अग्रीड होता है, तो मैं आपको, मेरे को 10% शेयर दो कंपनी में। दिस इज़ वॉट इज दे आर कन्वर्टिंग देयर इक्विटी इन बॉन्ड इनटू इक्विटी। ठीक है, तो जो लोन था बॉन्ड हमारा, उसको आपने क्या करा, इक्विटी एंड शेयर में कन्वर्ट कर लिया। इसको बोलते हैं कन्वर्टेबल। ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड कैसे होते हैं, इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। आपने अगर बॉन्ड दिया मतलब एज अ लोन दिया तो लोन ही रहेगा। ठीक है, ये क्लियर है, ओके। नाउ विल टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड इज बॉन्ड यील्ड। अब देखो, बॉन्ड यील्ड में मैं आपको फालतू का ज्ञान नहीं दूंगा। ठीक है, अगर मैं इफ आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड द एंटायर डायनामिक्स ऑफ बॉन्ड यील्ड, वो मुझे आधा घंटा 40 मिनट से समझाने लगेगा। ठीक है, एट दिस पॉइंट दैट इज नॉट फिजिबल फॉर यू। वट आई विल टीच यू इज की हाउ टू सॉल्व MCQs, एंड ट्रस्ट मी द कॉन्सेप्ट दैट विल टीच यू दैट विल हेल्प यू टू सॉल्व 100% ऑफ द MCQs। MCQ आपका बॉन्ड से कोई भी नहीं रहेगा। ओके, सो प्लीज़ गिव मी 10 to 15 मिनट्स एंड दिस बॉन्ड, हर साल एक क्वेश्चन आता है बॉन्ड पे आपके, ऑलमोस्ट एवरी ईयर आपके बॉन्ड पे एक क्वेश्चन बनता है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो 15 मिनट्स, इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स वी आर गोइंग टू सॉल्व योर बॉन्ड का क्वेश्चन। ठीक है, ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, नाउ विल अंडरस्टैंड कि बॉन्ड का डायनेमिक्स क्या है। हमने समझ लिया कि बॉन्ड क्या है। बॉन्ड बेसिकली कि एक इशूअर होगा, एक लोन देगा, एक लोन लेगा, बीच में कागज़ इन्वॉल्व होगा, बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समझो कि बॉन्ड के साथ व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे समझो कि बॉन्ड का प्राइस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर बॉन्ड का यील्ड। इतनी बात हमें समझनी होगी। ठीक है, कि अगर किसी भी बॉन्ड का प्राइस, अब इस बॉन्ड में गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी हो सकता है, इसमें ट्रेजरी बिल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये US का फेड बॉन्ड भी हो सकता है। सो ये बॉन्ड, दिस ऑल आर टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, अगर इसी बॉन्ड को गवर्नमेंट इशू करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलेंगे, सो इट्स अ काइंड ऑफ बॉन्ड, तो कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो अगर इस बॉन्ड का प्राइस अगर कम होता है तो इसकी बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या, अब एग्जाम में क्वेश्चन के लिए अगर आपसे कोई बोलता है कि यील्ड, या फिर बोलता है रिटर्न, या फिर बोलता है इंटरेस्ट रेट, तो आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मोटा मोटा ये समझना है कि ऑल दीज फोर आर सेम थिंग्स। कि अगर यील्ड बढ़े, या रिटर्न बढ़े, या इंटरेस्ट रेट बढ़े, तीनों में जनरल बात क्या समझेंगे कि एक ही चीज़ हो रही है। ठीक है, अब अगर ये तीनों में से कोई भी चीज़ अगर एक केस में बढ़ती है, एक केस में ये कम होती है, तो अगर यील्ड बढ़ा, या रिटर्न बढ़ा, या इंटरेस्ट रेट बढ़ा, तीनों में से कुछ भी बढ़ा, तो आपका प्राइस क्या होगा, बॉन्ड का प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड का प्राइस विल बी लेस। ओके, अगर इसमें से तीनों में से कुछ भी, यील्ड, रिटर्न या इंटरेस्ट रेट, कुछ भी कम हुआ, देन द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन से क्या होगा, आपके बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आती है। ओके, अब इसको उल्टा करके समझो
कि किसी केस में अगर लेट से कि एक सेकेंड, किसी केस में अगर बॉन्ड का प्राइस इन इंक्रीजिंग, तो इस केस में क्या होगा, बॉन्ड का यील्ड विल डिक्रीज, बॉन्ड का रिटर्न विल ऑल्सो डिक्रीज, एक ही बात है। और बॉन्ड इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट जनरली क्या आना चाहिए, कम हो जाना चाहिए जनरली, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना कि इंटरेस्ट रेट और यील्ड दोनों सेम चीज़ नहीं है, बट आपके एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए हम इसको अभी सेम चीज़ माने, ठीक है, ओके। तो प्राइस बढ़ गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि प्राइस क्यों बढ़ेगा, किसी भी बॉन्ड की प्राइस कब बढ़ेगी। मैंने आपको समझाया इकोनॉमी में दो कॉन्सेप्ट, डिमांड एंड सप्लाई एंड कॉज एंड इफेक्ट, ये समझा रहा है, इसको लेकर चलेंगे हम लोग। तो अगर किसी चीज़ की प्राइस अगर बढ़ती है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी डिमांड क्या हुई होगी, उसकी डिमांड बढ़ी होगी, ठीक है। तो डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, और अगर किसी चीज़ का डिमांड अगर कम हो जाएगा तो प्राइस ऑब्वियसली प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है। अब प्राइस कम होगा तो बॉन्ड का जो यील्ड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दिस इज अ थिंग, ओके। अगर किसी चीज़ की डिमांड अगर बढ़ गई तो उसका प्राइस क्या होगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। जब प्राइस बॉन्ड की इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, योर बॉन्ड का यील्ड विल डिक्रीज। ये कॉन्सेप्ट यहाँ से, ये डायनेमिक्स समझ में आया। तो यहाँ पे टॉकिंग अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट, कि ये अगर कॉज है तो उसका ये इफेक्ट है, ठीक है, ओके। सो ये आपका हमें समझना है, ओके। अब नाउ अंडरस्टैंड कि सप्लाई, अब सप्लाई समझो, डिमांड समझ लिया, सप्लाई समझो। सप्लाई का मतलब क्या, अवेलेबिलिटी, ठीक है। सपोज कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट से सक करना स्टार्ट कर दिया आरबीआई ने, तो उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। अब सप्लाई कम होगी तो इफेक्टिव डिमांड आपको लगेगा कि यार ज़्यादा चाहिए मुझे मार्केट में, इफेक्टिव डिमांड तो बढ़ने लगेगा उसका, क्योंकि मान लो कि आज 100 लोगों को चाहिए था और सप्लाई में मेरे 100 है, बट कल को क्या हुआ कि सप्लाई से 50 खींच लिया मार्केट से, तो डिमांड तो मेरे पास 100 ही है आज, बट सब मेरे को क्या लगेगा कि यार डिमांड बढ़ गया, बट डिमांड एक्चुअली नहीं बढ़ा, सप्लाई कम हो गया। तो दोनों कहीं ना कहीं सेम बात कर रहा है कि या तो आप डिमांड को बढ़ा दो, ठीक है, या सप्लाई को कम कर दो, दोनों का इफेक्ट सेम दिखेगा। सो आइदर द कॉज इज डिमांड का बढ़ना या फिर सप्लाई का कम होना, दोनों का इफेक्ट इज सेम, कि इन दोनों ही केस में द प्राइस विल बी इंक्रीज। तो डिमांड सप्लाई कम हुआ तो मतलब कि आपको क्या दिखेगा कि प्राइस इसका बढ़ जाएगा। जब सप्लाई कम हुआ तो मतलब प्राइस बढ़ा, इसका मतलब क्या होगा, योर यील्ड विल डिक्रीज, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये कॉज इफेक्ट का ये रिलेशन समझा हमने। अब एक और रिलेशन समझो यहाँ पे, कि अब उल्टा समझो, इस कॉज इफेक्ट को उल्टा कर दो। कैसे, अब मान लो कि गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट चाहती है, व्हाट गवर्नमेंट इज़ विलिंग टू डू, गवर्नमेंट अपनी यील्ड को चाहती है कि मैं यील्ड को अपने कम कर दूँ, ठीक है। गवर्नमेंट चाहती है कि मैं अपनी यील्ड को कम कर दूँ, तो बताओ प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। गवर्नमेंट अपनी यील्ड को अगर कम कर देगी, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, पीपल विल ट्राई टू नॉट बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्योंकि अब लोगों को चलेगा यार मेरे को रिटर्न कम मिल रहा है, देन पीपल विल ट्राई टू गो फॉर अल्टरनेटिव ऑप्शंस। हो सकता है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद ले, ठीक है, हो सकता है कॉर्पोरेट के बॉन्ड डिबेंचर्स खरीद ले वो, तो दे विल ट्राई टू इन्वेस्ट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड, मतलब कि इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, या तो स्टॉक में डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी क्या होगी, बूस्ट होगी। तो गवर्नमेंट जब भी इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहेगी वो अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी की यील्ड को क्या कर देगी, कम कर देगी। या फिर आरबीआई या फिर कोई भी जनरल इंटरेस्ट रेट को अगर कम कर दे, मतलब उससे मैं क्या समझूंगा कि यील्ड भी कम हो गया है। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ मतलब इकोनॉमी में, तो यील्ड भी कम हुआ। तो यील्ड अगर कम हुआ तो मतलब लोग कहाँ जाएंगे, कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करने जाएंगे, ठीक है। अब गवर्नमेंट चाहेगी अगर, तो बताओ ये गवर्नमेंट ये मूव यील्ड को कम करने का कब लेगी, जब इकोनॉमी में स्लो डाउन आएगा, क्योंकि तब क्या होना चाहिए, तब वो चाहेगी कि लोग यार कॉर्पोरेट में इन्वेस्ट करें। अगर मेरा ही बॉन्ड यील्ड, अगर मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे ज़्यादा रिटर्न दूंगा तो एवरीबडी विल कम एंड इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज द मोस्ट स्टेबल। तो लोग को लगेगा यार तो सबसे ज़्यादा स्टेबल भी है, ये सबसे ज़्यादा रिटर्न भी दे रहा है, तो मैं प्राइवेट में क्यों करूँ, प्राइवेट कंपनी तो बंद हो सकती है, सरकार तो वही भागेगी नहीं। तो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं ऐसा नहीं करो, ठीक है। अब समटाइम्स व्हाट गवर्नमेंट विल वांट टू डू, कि गवर्नमेंट को लगेगा यार कि मार्केट से पैसा वसा यार सक करो, ठीक है। लेट्स से कि फॉर एग्जाम्पल कि इन्फ्लेशन आ गया मार्केट में, ठीक है। तो गवर्नमेंट कैन थिंक यार कुछ तरीके से कुछ काम करें हम, तो आरबीआई क्या जनरल इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी अगर, ठीक है, तो मतलब यील्ड भी बढ़ा आपका। तो इस केस में अगर आपका इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया और आपका यील्ड भी बढ़ गया, तो मतलब कि आपको किसी भी इन्वेस्टर को लगेगा कि यार रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, तो इस केस में क्या करेंगे, दे विल गो टू प्रेफर टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये यहाँ पे आना चाहेंगे। तो बेसिकली क्या होगा कि मार्केट से अब आएंगे तो पैसा यहाँ से मार्केट से सक होगा, स्टॉक बेच के आ जाएंगे यहाँ पे। सो बेसिकली क्या हुआ, मार्केट से पैसा, लिक्विडिटी क्या हो गई, सक हो गई। सो दिस इज़ वाई, अगर लिक्विडिटी सक हो मतलब क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। इन्फ्लेशन क्यों था, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा था, तो लिक्विडिटी को सक कर लिया, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया, एंड दैट इज़ हाउ ये चीज़ें हमारी हो रही है। नाउ अगर ये डायनेमिक्स समझ में आता है, देन ये इंटायर थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। अब इसको समझो, बॉन्ड प्राइस बढ़ा तो बॉन्ड यील्ड कम हुआ, समझ चुके हैं। इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन, अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन हुई तो क्या करेगी,
तो बॉन्ड का डिमांड बढ़ेगा क्योंकि लोग चाहेंगे, पीपल विल ट्राई टू मूव ऑन टू द सेफर ऑप्शंस, क्योंकि इकोनॉमी स्लो डाउन है यार, कब कौन सी कंपनी बंद हो जाए। तो इस केस में क्या होगा कि बॉन्ड की यील्ड कम हो जाएगी। देखो अब इसको समझो आप, मैंने जो आपको बताया कि देर आर टू थिंग्स, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग को खोल के रखना पड़ेगा, नहीं तो आपके सारे मतलब ना दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा। तो यहाँ पे समझो कि अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन आया है, ठीक है, सी इफ़ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस हेयर, आई कैन अश्योर यू कि आपको कहीं समझ में नहीं आएगा ये, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, इससे सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है ही नहीं इसका पॉसिबल, ठीक है। बट फिर भी समझो इस चीज़ को कि अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन आया तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे दो तरीके से आप कॉज एंड इफेक्ट लेके चलो, थोड़ा लेक्चर लंबा होगा बट बियर विथ मी, क्योंकि बहुत ही एक क्वेश्चन आपके हर साल यहाँ से बनेगा। ओके, तो अगर हमारी इकोनॉमी में मेरे क्या आया, स्लो डाउन आया है, ठीक है। अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन आया तो क्या मतलब होता है इसका, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, तो यहाँ पे दो तरीके से हम लोग केस लेकर चलेंगे, दोनों में कॉज एंड इफेक्ट अलग अलग होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक तो एक चीज़ है कि पहला मेरा कॉज क्या था, यहाँ पे पहला कॉज क्या होगा, लोगों को क्या लगेगा, इकोनॉमी में मेरा स्लो डाउन आ गया तो आई विल ट्राई टू नॉट बाय गवर्नमेंट ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, तो पीपल विल मूव ऑन टू सेफर ऑप्शन, क्योंकि कब कौन सी कंपनी बंद हो जाए, इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, तो पीपल विल ट्राई टू मूव ऑन टू सेफर ऑप्शन। सबसे सेफेस्ट ऑप्शन क्या है आपका, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज द मोस्ट सेफेस्ट ऑप्शन फॉर योर इन्वेस्टमेंट, तो पीपल विल ट्राई टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब सबको गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मेरे को बताओ कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी सबको चाहिए, मतलब गवर्नमेंट से डिमांड बढ़ गई, ठीक है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी की डिमांड बढ़ गई तो उसका क्या हो गया, प्राइस भी बढ़ गया, ठीक है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी की प्राइस बढ़ गई तो उसकी यील्ड क्या हो गई, यील्ड उसकी कम हो गई, ठीक है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे कॉज क्या था, कॉज वॉज कि स्लो डाउन है तो पीपल आर बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो उसकी डिमांड बढ़ना वॉज द कॉज ऑफ इट, तो डिमांड बढ़ना वॉज द बेसिकली कॉज ऑफ इट। बट वॉट वॉज द इफेक्ट, द इफेक्ट वॉज द यील्ड, कि इफेक्ट यील्ड कम हो गया। अब ये केस टू देखो, केस टू में व्हाट हैपेंड, केस टू में ऐसा हो सकता है ना कि इकोनॉमी में स्लो डाउन है तो गवर्नमेंट क्या करना चाहे, गवर्नमेंट क्या करे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यील्ड अगर कम कर दे देन पीपल विल ट्राई टू, तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं बचेगा, तो पीपल विल ट्राई टू गो टू द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो अब यहाँ पे यील्ड कम करना वॉज द कॉज, ठीक है। तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट ही चेंज हो गया, समझ रहे हो। सो दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग इज दैट कि कॉज एंड इफेक्ट समझना पड़ेगा, ये दो डिफरेंट सिचुएशंस हैं, ठीक है। एग्जाम में दोनों से आंसर सेम निकलेगा, लेकिन आप अप्रोच कौन सा लगाते हो वो डिपेंड करेगा कि आप ये समझ रहे हो। कुछ लोग अगर एग्जाम में बोलेगा कि यार इन्फ्लेशन आ गया है या स्लो डाउन आ गया है, अब बताओ कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे यील्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कुछ लोग तो ये केस वन लगा के सोचेंगे कि अगर यार अगर एक स्लो डाउन आया है देन गवर्नमेंट सिक्योरिटी लोग बाय करना चाहेंगे क्योंकि उनको सेफर ऑप्शन चाहिए, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसका प्राइस बढ़ेगा तो उसकी यील्ड कम हो जाएगी। तो आंसर तो सेम आया। एक और तरीका है सोचने का कि लोग सोचेंगे यार अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन आए तो गवर्नमेंट तो चाहेगी कि यार लोग प्राइवेट में इन्वेस्टमेंट करें ताकि तो इकोनॉमी में थोड़ा सा बूस्ट हो, तो गवर्नमेंट खुद से अपनी यील्ड को किस तरीके से कम करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर भी तो सेम ऑप्शन पे आ गए आप, तो दोनों तरीके से आंसर तो सेम आया है। अब इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन सा अप्रोच लेकर जाते हो, ठीक है। तो दिस हाउ यू शुड प्रोसीड। अब ये सेम चीज़, सेम कॉज एंड इफेक्ट आप इन्फ्लेशन पे भी लगा सकते हो, तो यू कैन सेम अप्लाई दिस ऑन इन्फ्लेशन एंड योर बॉन्ड। अब बॉन्ड बोलूँ या गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलूँ, क्या है, एक ही बात है, सेम चीज़ देख लो। अब यहाँ पे अगेन आपका केस वन आ जाएगा, केस टू आ जाएगा। अगर इन्फ्लेशन है तो मार्केट का मतलब क्या कंडीशन है कि मनी सप्लाई या लिक्विडिटी ज़्यादा है मार्केट में, अब उसको कम करना है, ठीक है। तो कम करने के लिए व्हाट दे कैन डू, कम करने के लिए वो क्या करेगी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी की या तो आपको मान लो कि उसकी यील्ड बढ़ा दे। अब यील्ड बढ़ा देगी तो पीपल विल ट्राई टू मूव ऑन टू दिस ऑप्शन, सब यही इन्वेस्ट करेंगे, तो मार्केट से तो पैसा तो मूव हो गया ना, तो पैसा क्या होगा, ऑटोमेटिकली मार्केट से कम हो गया। तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द गवर्नमेंट यील्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यील्ड, की यील्ड यहाँ पे बढ़ जाती है। दिस इज़ वन वे टू गो अबाउट इट, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ से दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे आपका यू कैन गो टू दी अदर वे ऑल्सो कि इन्फ्लेशन आया है तो व्हाट पीपल विल डिज़ायर, अब पीपल का क्या मोटिव होगा, पीपल का क्या अगला मूव होगा, तो उस तरीके से भी जा सकते हो। देयर आर टू वेज टू गो अबाउट, दोनों में यही आंसर आएगा कि इन्फ्लेशन अगर आया है तो यील्ड यहाँ पे बढ़ जाएगी और यील्ड यहाँ पे कम हो रही है। अब देखो इन्फ्लेशन में एक और तरीका क्या देखने का आपका है कि कुछ लोग ये दिमाग लगाएंगे, दोनों ही सही है, कि इन्फ्लेशन आया तो मेरा गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो इन्फ्लेशन से एडजस्टेड नहीं है,
मतलब कि इन्फ्लेशन मान लो 8% हो गया, अब मुझे रिटर्न ये 6% का ही दे रहा है, तो मैं तो लॉस में हो गया। पीपल विल नॉट प्रेफर टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी और पैसा यहाँ से निकाल लेंगे। अब पैसा यहाँ से निकाल लेंगे बेसिकली, समझ रहे हो इस चीज़ को। सो बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग इज दैट कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी यहाँ से दे आर ट्राइंग टू पुल आउट फ्रॉम द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की क्या हो गई कि बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटी का डिमांड क्या हुआ, कम हुआ, मतलब कि इसका प्राइस कम हुआ, तो यील्ड क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पे दोनों ही केस में आंसर क्या है आपका, सेम आए कि गवर्नमेंट की इन्फ्लेशन आने पे यील्ड बढ़ जाती है। तो आपके ऊपर है आप कौन सा ऑप्शन, आप कौन सा तरीका ऑप्ट करते हो, ठीक है। बट हमें इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि दैट वी शुड, हम कॉन्सेप्ट के ऊपर हम स्किम कर सकें, ठीक है। वी शुड नेविगेट अपॉन द कॉन्सेप्ट, इतना कॉन्सेप्ट पे कमांड और क्लैरिटी होना चाहिए इकोनॉमी में, ठीक है। ओके, तो ये देख लिया हमने कि स्लो डाउन का क्या इम्पैक्ट है बॉन्ड प्राइस बॉन्ड यील्ड पे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कहाँ गया कि इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। इन्फ्लेशन पे अगेन यार यील्ड बढ़ जाती है, हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब समझो कि क्रेडिट रेटिंग अगर बढ़ जाए किसी की, तीसरी चीज़ कि तो अब बॉन्ड यील्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर किसी चीज़ का क्रेडिट रेटिंग बढ़ जाए, किसी कंट्री की रेटिंग ज़्यादा है, मतलब कि उसकी यील्ड कम होगी। क्यों, ऐसे समझो इसको कि मेरे कंट्री का अगर रेटिंग ज़्यादा है, मतलब सब चाहेंगे मेरे कंट्री में इन्वेस्ट करना, तो मैं मेरे ऊपर तो मैं आई विल बी लाइक एरोगेंट ना। तो इस तरह के समझो, लॉजिक नहीं है बट रटने के लिए समझो कि एरोगेंट है, मतलब क्या, गवर्नमेंट सोचेगी यार इतना इन्वेस्टमेंट तो आ ही रहा है, तो मैं इसको ज़्यादा रिटर्न क्यों दूँ, ये तो वैसे भी आएगा, क्योंकि आई एम रेटेड एज द हाई, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट रेटिंग। तो लोग तो ऐसे भी आएंगे क्योंकि मैं सेफ़ हूँ। ज़्यादा रेटिंग का मतलब क्या है कि दिस इज़ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो इस कंट्री का अगर रेटिंग मेरा हाई है, मतलब कि लोग ऐसे भी आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं तो ज़्यादा रिटर्न क्यों दूँ, कम दूंगा तो भी आएंगे। दैट इज़ इन केस क्या होगा, इसकी रिटर्न कम होगी, तो यील्ड भी कम होगा, इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, ठीक है। दोनों ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। ओके, देखो मैं टेक्निकली कॉन्सेप्चुअली दोनों सेम नहीं है, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे दोनों सेम है। ओके, अब देखो यूएस के फेड बॉन्ड का, मतलब यूएस के गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, यूएस के बॉन्ड का A+ रेटिंग, मतलब कि इसकी रेटिंग बहुत हाई है, हमारी रेटिंग B है, ठीक है। तो हमारी यील्ड ज़्यादा है, हम ज़्यादा यील्ड देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारी रेटिंग कम है यार, लोग ऐसे नहीं आ रहे हमारे इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसको ज़्यादा रिटर्न देंगे ना, उसको अट्रैक्ट कैसे कराएंगे, तो बोलेंगे हमारा इन्वेस्ट करो, हम ज़्यादा आपको रेटिंग देंगे, ज़्यादा रिटर्न देंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देंगे, ठीक है। अच्छा, अब समझो यहाँ पे कि यील्ड अगर ज़्यादा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी की, तो जनरल इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होगा, बता दिया मैंने, ठीक है, हो गया। ओके, ये कुछ खास बात नहीं है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट रेट जो होता है, ये आपके 2023 का क्वेश्चन है, PYQ, ठीक है, PYQ है आपका। अब पूछते हैं आपसे कि ये जो इंटरेस्ट रेट होता है यार, फिक्स्ड होता है या मार्केट ड्रिवन होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट इसका क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का फिक्स्ड होता है, ठीक है। ओके, पार्टिसिपेटरी नोट्स, एक देखो एक प्रोमिसरी नोट भी था, ये अलग है, ये पार्टिसिपेटरी नोट है। मतलब क्या कि मान लो कि कोई फॉरेनर है, ठीक है, कोई फॉरेनर है, तो अब किसी फॉरेनर को अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, अब इंडिया में वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो व्हाट ही विल डू, किसी प्राइवेट डीलर के पास जाएगा, उसको क्या बोलेगा कि तुम मेरे बिहाफ पे इंडिया में किसी कंपनी में शेयर खरीद लो, ठीक है। मैं डायरेक्टली ओनर नहीं हूँ उस कंपनी का, बट आई विल बी हैविंग दैट, यू नो, मेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा उस कंपनी से। तो दैट्स हाउ दे बाय द शेयर्स, ठीक है, डायरेक्टली नहीं करते, तो दे आर नॉट रजिस्टर्ड इन इंडिया, ठीक है, बट दे बाय थ्रू इंडिया के रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज से, ठीक है। वोटिंग राइट नहीं होगा ऑफकोर्स, क्योंकि डायरेक्टली रजिस्टर्ड नहीं है कंपनी में। ओके, अब आते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। नाउ वी आर गोइंग टॉक अबाउट द म्यूचुअल फंड्स, राइट। अब देखिए म्यूचुअल फंड्स होता क्या है, बेसिकली इसको सिंपली इस तरह के समझो कि एक बास्केट है, ठीक है। इस बास्केट में बहुत सारे स्टॉक्स को ला के रख दिया है, दिस आर मेनी स्टॉक्स इन अ बास्केट, ठीक है। ये बास्केट तो नहीं लग रहा था, सी ऐसा बना लो कुछ, ठीक है। तो ये एक बास्केट है, इसमें बहुत सारे यू हैव योर मल्टीपल स्टॉक्स। इस स्टॉक को बना के ना एक इसको क्या बना लिया, इसको बोल देंगे फंड। तो फंड इज़ बेसिकली बास्केट ऑफ स्टॉक्स, ठीक है। अब इस फंड में अगर कोई इन्वेस्ट करता है, तो ये क्यूमुलेटिवली सारे फंड का, सारे स्टॉक्स का वैल्यू, मान लो इसका बढ़ रहा है, इसका घट रहा है, इसका बढ़ रहा है, सबका जो क्यूमुलेटिव वैल्यू होगा दैट विल डिटरमाइन कि फंड जो है आपका वो आपको रिटर्न अच्छा देगा या बुरा देगा, ठीक है। तो दैट इज़ वाई अगर मान लो कि मैं एक कल को अपना फंड बनाना चाहता हूँ, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली, तो व्हाट आई विल डू कि मैं अपनी बास्केट में, ये बास्केट हुआ मेरा फंड हुआ, इसमें मैं अच्छे अच्छे कंपनी का जो फंड है, वो स्टॉक है, वो ला के यहाँ पे रखूँगा। देन वाई, बिकॉज आई एम स्पेकुलेटिंग कि ये स्टेबल है एंड दे आर गिविंग मोर रिटर्न्स, ठीक है। तो दिस इज़ वाई मैं आई विल ट्राई टू मैक्सिमाइज माई रिटर्न्स, ठीक है। तो बेसिक फंड का बेसिक मोटिव क्या है कि टू मैक्सिमाइज द रिटर्न्स, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं कि या तो कोई फंड हो वो रिटर्न बहुत ज़्यादा दे आपको, ठीक है, या तो कोई फंड हो जो सेफ ज़्यादा हो। जो सेफ ज़्यादा होगा मतलब उसमें रिस्क कम है, अब रिस्क कम है तो रिटर्न भी
कम होगा। इसका मतलब कि अगर आपको सेफर ऑप्शन चाहिए तो रिटर्न कम मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको रिटर्न ज़्यादा चाहिए मतलब कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। सो हाइयर द रिस्क द ग्रेटर द रिटर्न। आपने देखा होगा मूवी में ये वो आता है ना एड्स में कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। सो दैट्स वाई दे आर सेइंग कि यार ये मार्केट रिस्क के अकॉर्डिंग कि स्टॉक का दाम बढ़े घटेगा तो आपका म्यूचुअल फंड में पैसा डूब भी सकता है, ठीक है। अब इसे कुछ टाइप्स पढ़ लो क्या है। तो टाइप्स में आपका एक ELSS होता है, एक यूलिप होता है, एक SIP होता है। SIP का सिंपल मतलब है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब देखो SIP का मतलब है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जिस महीने का कुछ कुछ पैसा निकाल के रखते हो एंड यू ट्राई टू इन्वेस्ट इन सम स्टॉक्स, ठीक है। दिस सिंपल मीनिंग ऑफ SIP, सिस्टमैटिक वे में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो उसकी, ठीक है। तो ये आपका SIP हो गया। अब समझो कि ELSS एंड यूलिप ये क्या है। ELSS का मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड आपका सेविंग स्कीम, मतलब कि इक्विटी ये ऐसा फंड है जिसमें कि इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, शेयर में, ठीक है, ओके। अब इसमें एग्जाम के लिए क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है आपका कि इसमें टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है कि नहीं मिलता है। यस, ELSS इज कवर्ड अंडर द टैक्स एग्जेम्पशन, ओके। यूलिप का मतलब होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब कि ऐसी, मतलब ये ना क्या करता है आपको कि ये दे गिव यू बोथ ऑप्शंस कि इंश्योरेंस एज वेल एज स्टॉक। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा एंड स्टॉक का जो प्राइस बढ़े घटेगा वो भी मिलेगा आपको। सो यू हैव बोथ द बेनिफिट्स ऑफ स्टॉक एज वेल एज इंश्योरेंस। इसको बोलते हैं यूनिप, ठीक है, यूलिप कहते हैं। अब यूलिप को भी टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा, मतलब कि बोथ दिस ELSS एंड यूलिप आर कवर्ड अंडर द टैक्स एग्जेम्पशन। अब टैक्स एग्जेम्पशन अंडर आर्टिकल 80C सेक्शन 80C क्या है, तो IT एक्ट जो है ना आपका, IT एक्ट का जो सेक्शन 80C है, इसके अंदर में क्या कहते हैं कि आपको जो इनकम टैक्स पे करना है उस पर आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ डाल देते हो या इन्वेस्टमेंट को यहाँ डाल देते हो तो फिर दैट विल यू बी कन्वर्टेड कंसिडर्ड एज अ रिलैक्सेशन, एज एन एग्जेम्पशन, कि आपको इनकम टैक्स में कुछ पैसा कम हो जाएगा, ठीक है। अब समझो ये हेज फंड क्या होता है, एंड हेज फंड का मतलब होता है बेसिकली कि रिस्की फंड, इसका रिस्क ज़्यादा। अब रिस्क ज़्यादा मतलब रिटर्न ज़्यादा, ठीक है। अब इसमें इस लाइक कि ऑब्वियसली रिच पीपल कैन स्पेंड इन दिस, क्योंकि यहाँ पे रिस्क कौन लेना चाहता है, अमीर आदमी लेना चाहता है। क्या मिडिल क्लास आदमी का भी रिस्क लेगा, मोस्टली तो नहीं लेते हैं, ठीक है, ओके। दैट्स वाई यहाँ की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, रिस्क ज़्यादा, रिटर्न ज़्यादा। तो कौन इन्वेस्ट करेगा, जो कि रिच लोग हैं। तो हेज फंड वो फंड होते हैं जो कि दे आर रिस्की इन नेचर, ओके। जंक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे बॉन्ड जो कि मतलब दे आर वेरी रिस्की इन नेचर, ओके। रिस्की एसेट्स कभी बढ़ सकता है कभी घट सकता है, बट दे कैन गिव रिटर्न। ये चले तो चांद तक, नहीं तो फिर रात तक ही खत्म हो गया। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज हेज फंड्स, ओके। देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज योर गिल्ट एजेड सिक्योरिटीज़, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या होगा आपका, गिल्ट एजेड सिक्योरिटी। अगर आपको सबसे सेफ करना है तो कहाँ स्पेंड करोगे, गिल्ट एज सिक्योरिटी, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी में करोगे, ठीक है। ये आपका सेफेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है, ओके। अब यहाँ समझो कि दो चीज़ें हैं, रिट्स एंड इनविट्स। इसमें आपका PYQ आया आपके 2000, या आया आपके PYQ 2023 में आया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको समझो कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। रिट्स का मतलब है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, मतलब ऐसा ट्रस्ट है जो कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता है। ये ऐसा ट्रस्ट है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करता है। अब क्या करना है इसको समझो, व्हाट दे डू इज दैट दे आर अ ट्रस्ट। अब एक ट्रस्ट करेगा आपकी जितने भी रियल एस्टेट हैं, मतलब जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसमें ये सबको खरीद के रखेगा एंड आपको बोलेगा कि आप इसमें इन्वेस्ट करो। तो बेसिकली यू विल बी हाइपोथेटिकल शेयर होल्डर ऑफ दिस। अब ये इस स्टेट से मान लो कि रेंटल इनकम जो भी आएगी, इसकी जो भी डिविडेंड आएगी, उससे जो इनकम आएगी, मान लो कोई बिल्डिंग कंपनी, रियल एस्टेट कंपनी है, उसके अपार्टमेंट्स हैं, उसके रियल एस्टेट से उसका क्या कहते हैं रेंटल आ रहा है, इनकम है। सो उस इनकम का अगर आपने इसके रिट्स वाले ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट करा है तो आपको क्या करना, आपको क्या मिलेगा कि उसके रेंटल इनकम से जितना भी इनकम आएगा, मतलब मान लो कि लेट से कि एक कोई रियल एस्टेट कंपनी लेट से X, ठीक है। इस रियल एस्टेट कंपनी में क्या हो रहा है कि दे आर अर्निंग अ रेवेन्यू ऑफ अराउंड 10 CR, ठीक है। और इसके कुछ तो भी 100 शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। 100 लोगों ने इसके रिट्स का फंड लिया हुआ है, ठीक है। अब व्हाट विल हैपन कि इसको क्या करना पड़ेगा, 10 करोड़ का एटलीस्ट 10 करोड़ में मान लो ना 10 करोड़ का इसको रेंट आया, ठीक है। इस 10 करोड़ का इसको 90% क्या करना पड़ेगा, इसको शेयर करना पड़ेगा अमंग दिस 100 शेयर होल्डर्स। तो इसको 90 करोड़ को ये सबको थोड़ा थोड़ा जितना भी इसका शेयर है उसके साथ को बांट देगा, ठीक है। दिस इज अबाउट योर रिट्स। तो क्या याद रखना है कि रेंटल्स जो होगा शेयर करेंगे और आपके पास टेक्निकली एक ओनरशिप है इस ट्रस्ट की क्योंकि आपने उसको लिया, एंड आपको 90% टैक्सेबल इनकम उसको शेयर करना इज मैंडेटरी, ठीक है। अब आ जाओ इन्वेस्ट क्या, इन्वेस्ट का सिंपल है कि ये वाला रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेगा और ये इंफ्रास्ट्रक्चर में करेगा, बस इतना डिफरेंस है। ये रोड्स हाईवेज बनेंगे उसमें इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। अब इसमें जो इनकम उससे आएगी वो आपको इन्वेस्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अब इन फंड को रेगुलेट कौन करता है, SEBI करती है।
इतना समझ लेंगे। ओके, एक और है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। आपके पीटी वाले वीडियो में मैंने इसको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। मोटा मोटा समझ लो कि इसको रेगुलेट कौन करता है, सेबी करता है। इसमें कितनी कैटेगरीज हैं, 3 कैटेगरीज है, कैटेगरी 1, 2 एंड 3। 3 में आपका हेज फंड आएगा, मतलब रिस्की वाला फंड आएगा, ठीक है। ओके, क्लियर है। ओके, अब इसके अंदर में एक और आता है, उसको हम कहते हैं फंड ऑफ फंड। मैंने पढ़ा है आपको पीटी की वीडियो में, ठीक है। अभी इस साल की पीटी की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है फंड ऑफ फंड, ठीक है। अपडेटेड पीटी वाली वीडियो में पढ़ा है। इसका मतलब क्या होता है फंड ऑफ फंड का, इसको मैनेज कौन करता है, इसको मैनेज करती है सेबी, ठीक है। ओके, ये भी इट्स ए काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ओके, नाउ कमिंग टू द ईटीएफ। देखो ये सारे फंड हैं, फंड के टाइप्स हैं। अब ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, मतलब कि आपने बहुत सारे एसेट को लाया, एसेट को पूल कर लिया, पूल करके आपने क्या करा, उन सबको करके एक ईटीएफ बना लिया, एक ऐसा बास्केट बनाया जिसको ईटीएफ बोला आपने, ठीक है। अब ये जो ईटीएफ बनाया, इस ईटीएफ को आपने एक नई सिक्योरिटी इशू कर, कहा कि ईटीएफ, अब एक नया एंटिटी क्रिएट कर दिया आपने, नया बॉन्ड, नया फंड क्रिएट कर दिया आपने। अब इस ईटीएफ को क्वेश्चन क्या आएगा, कैन इट बी ट्रेडेड, इसको फर्दर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सारी सिक्योरिटीज जो थी उसको पूल करके हमने एक ईटीएफ नया बॉन्ड बना लिया, ठीक है, नया फंड बना लिया। अब कैन दे बी ट्रेडेड, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो या दे कैन बी ट्रेडेड, ओके, बिकॉज इट कैन बी सोल्ड। अच्छा, इसको आगे बेच सकते हैं, या इट कैन बी सोल्ड, इट कैन बी ट्रेड अगेन इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है। ओके, अब इसी का एक स्पेशल टाइप होता है भारत 22 ईटीएफ। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भारत 22 ईटीएफ क्या है। सो इट इज़ बेसिकली, इसने 22 पीएसयूज की स्टॉक को लिया, उसको पुल इन किया, ठीक है। ये सारे स्टॉक को लिया, उसको पुल इन किया, एक बास्केट में डाला, एक नया बनाया फंड, उसको बोला भारत 22 ईटीएफ। अब इसका फंड मैनेजर कौन है, देखो कभी भी फंड होगा ऑलवेज रिमेंबर कि फंड को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर होगा, या मैनेजर इज योर आईसीआईसीआई, ठीक है। एंड हो गया यहाँ तक, ओके ओके। इट इज़ अ सेपरेट टॉपिक, ये इसमें नहीं आता, मैं आगे पढ़ाऊंगा इसको। सोवरिन ग्रीन बॉन्ड है, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड है, आगे देख लेंगे, ठीक है। अब समझो एडीआर जीडीआर क्या है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट एंड इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। तीनों का मतलब समझो, एक अमेरिका अगर अमेरिकन इंडिया में डिपॉजिट करता है तो उसको इंडिया से एक रिसीट मिलेगी, उसको बोलेंगे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, एज सिंपल एज दैट, ओके। अगर तो डिपॉजिट किसने किया, अमेरिकन ने किया, ठीक है, ओके। तो इंडिया में डिपॉजिट करा इसने, ओके, इंडियन किसी फॉर्म में डिपॉजिट करा तो उसको ये देगा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ओके। सो इट्स अ प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म। अब किसी बंदे ने इसको कर दिया इंडिया में, अमेरिका के अलावा ग्लोबल किसी और कंट्री ने कर दिया, तो उसको बोलेंगे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, ठीक है। अब क्या है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, ठीक है। तो अगर इंडियन फॉरेन किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो वो इंडिया को इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट देगा, ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है, सिंपल। तो जिसके नाम के आगे अमेरिकन डिपॉजिटरी मतलब अमेरिकन ने डिपॉजिट किया, इंडियन डिपॉजिट मतलब इंडिया ने डिपॉजिट किया, ग्लोबल मतलब ग्लोबल लोगों ने, फॉरेनर ने डिपॉजिट करा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, इसका सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ये था, ठीक है। अब आ जाओ आईपीओ एंड डायरेक्ट लिस्टिंग के बारे में बात कर लो, ठीक है। आप पब्लिक अपनी कंपनी को डायरेक्टली लिस्टिंग कराते हो, कोई इंटरमीडियरी नहीं है इसमें एक अंडरराइटर इन्वॉल्व होता है, मतलब कि वो आपके शेयर को वहाँ करता है। तो बेसिकली मान लो मैं फर्म हूँ, मेरे को अपना आईपीओ कराना है, तो एक अंडरराइटर होगा जो मेरे फंड को क्या करेगा, मेरे कंपनी के शेयर को न्यू शेयर बना के उसको इशू कर देगा स्टॉक मार्केट में, ठीक है। इसमें रिस्क कम होता है, इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे एक अंडरराइटर, एक मिडिलमैन इन्वॉल्व है, ठीक है, ओके। ये हो गया। एक और सोशल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि आजकल का बज़वर्ड है, मतलब क्या, कौन मैनेज करता है, सेबी इसका रेगुलेटर है, ठीक है। अब क्या मतलब है कि ऐसे शेयर लो जिसको मतलब ना सोशल एक्टिविटी के लिए, ऐसी कंपनी जिनका शेयर जो सोशल एक्टिविटी के लिए काम कर रही है, मतलब सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही है, ठीक है, इनको बोलेंगे सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ओके। नाउ कमिंग टू द सेबी, हमने रेगुलेटरी बॉडीज़ पढ़ी हैं बहुत सारी, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने आरबीआई के फंक्शंस पढ़ लिए, हमने नाबार्ड पढ़ लिया, हमने सारे के सारे एएफआईज पढ़ लिए, ठीक है। हमने क्या पढ़ लिया, वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड एज, क्या बात करी थी, इंश्योरेंस वाला आईआरडीआई बात कर ली थी, ओके। वी टॉक्ड अबाउट दीज थिंग्स। नाउ अब स्टॉक को कौन रेगुलेट करेगा, सेबी। अब एग्जाम में क्वेश्चन, स्टैट्यूटरी बॉडी है, यस। क्वासी जुडिशियल बॉडी में सिविल कोर्ट की पावर है इसके पास, यस। सेबी से अगर आपको इसके डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, देन यू कैन गो टू द सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, यहाँ जा सकते हो। यहाँ के सेटिस्फाइड नहीं हो तो यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। ये आपका अपीलेट का आपका फ्लो है, ठीक है। इट्स अ क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी, मतलब कि आपके लॉ भी छोटे बड़े बना सकती है। इसके पास पावर है सर्च एंड सीजर करने का, ठीक है। रेगुलेशन कौन करता है, बोलेगा एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज योर, कि इट इज़ रेगुलेटेड बाय आरबीआई। नो, इट इज़ नॉट रेगुलेटेड बाय, यहाँ पे अच्छे से लिख दूँ तो इसको, नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ठीक है, नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई, इसको आरबीआई रेगुलेट नहीं करती, ठीक है। तो रेगुलेट करता कौन है, इसको करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्योंकि इट्स एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। इसके कंपोजिशन क्या है, एक चेयरमैन होंगे जो कि सेंटर अपॉइंट करेगा,
2 मेंबर्स होंगे जो फाइनेंस मिनिस्ट्रीज के ऑफिशियल्स होंगे, और 1 मेंबर होगा जो आरबीआई से आएगा। तो टोटल कितने मेंबर्स हो गए? 5, ठीक है, 4, ठीक है, 4 मेंबर्स, ठीक है। इसको एक बार ज़रा क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि नोट्स मैच 2021 का है, ठीक है। मेंबर्स अगर अपडेट हुए तो हुए, क्योंकि ये सारी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, बाकी सब कुछ सही है, ठीक है। तो 95% चांस है कि सही होगा, बट फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, सिर्फ ये वाला पार्ट, इसके मेंबर्स, ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। इस पर एक बार क्वेश्चन आपका 2016 में आ चुका है PYQ में, ओके। क्या है अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम? क्या मतलब होता है कि इसका मतलब है कि गोल्ड को आप मोनेटाइज कर रहे हो, मतलब कि आप फिजिकल गोल्ड को हम चाहते हैं कम कर दें, क्योंकि हम इसको इंपोर्ट करते हैं, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि फिजिकल गोल्ड कम करें। सेकंड चीज़ कि लोग गोल्ड खरीद के घर में होल्ड करते हैं, गोल्ड खरीद के गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सेविंग नहीं होती। सेविंग नहीं होती तो मतलब इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट नहीं होता, तो वो भी दैट इज़ वी डोंट वांट। तो फिजिकल गोल्ड को अगर लोग होल्ड करते हैं, 2 नुकसान है, एक तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है, दूसरा कि हमारे सेविंग में वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते, तो इकोनॉमी में पैसा नहीं घूमता, ठीक है। अब ये गोल्ड मोनेटाइजेशन में क्या मतलब था? इसका मेन मोटिव था कि हम अपने गोल्ड के लोग फिजिकल गोल्ड को ना खरीदें ताकि इसमें इन्वेस्ट कर दें, नहीं खरीदेंगे तो मतलब गोल्ड में होल्डिंग नहीं होगी, ठीक है। अब करता कौन है? आरबीआई रिलीज़ करता है इस बॉन्ड को। इस लाइक अ बॉन्ड मतलब सेम हमारा कि इसके बाद अगर मान लो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई ने इशू करा, मतलब गवर्नमेंट को आप पैसे दोगे एंड गवर्नमेंट आपको ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड देगी, और आपके पास क्या हो जाएगा? यू आर गिविंग मनी, गवर्नमेंट पैसा लगी, इससे वो अपने फंड को काम करेगी, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करेगी, ठीक है। हु कैन बाय दिस? रेसिडेंट ओनली। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एनआरआईज कैन बाय द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड? नो, एनआरआईज कैन नॉट बाय सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, दे कैन नॉट बाय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर MCQ, ठीक है। अब आ जाओ कि और कौन कर सकता है? इंडिया का रेसिडेंट, एनआरआई नहीं कर सकते। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि एनआरआई कैन नॉट डू दैट, ओके ओके। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ट्रस्ट्स, यूनिवर्सिटीज, दे कैन बाय द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ओके। लिमिट क्या है? मिनिमम 1 ग्राम लेना है, मैक्सिमम 4 kg तक ले सकते हो आप, 4 kg से 20 kg तक मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। अब आ जाओ हु कैन सेल दिस? ऑल कमर्शियल बैंक, कोई भी बेच सकता है, आपको कहीं मिल जाएगा आपको, बट स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक एंड RRB, दीज कैन नॉट डू दिस, दीज कैन नॉट सेल सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है। तो अगर आपको या तो कौन बेच सकता है या आप कहाँ से खरीद सकते हो, दोनों एक ही बात है ना, जहाँ बिकेगा वहीं से चाहे खरीदोगे। तो शेड्यूल बैंक में चले जाओ, यहाँ पे जाओगे तो नहीं मिलेगा। स्टॉक एक्सचेंज चले जाओ, लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये, ठीक है, ओके। अब सवाल है कि ऑब्वियसली रिटर्न मिलेगा। अब हमने पढ़ा था ना कि या तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा जैसे ट्रेजरी बिल है, या तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसमें क्या मिलेगा? इसमें आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ठीक है, ओके। बॉन्ड लिया, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कितना मिलेगा? तो जो गोल्ड की फेस वैल्यू थी वो तो मिलेगा, उसके अलावा 2.5% गोल्ड की जो वैल्यू बढ़ रही है वो तो मिलेगा, उसके अलावा 2.5% एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। ये एक्स्ट्रा क्यों दिया हमने? ताकि लोग गोल्ड में इन्वेस्ट ना करें, टू इंसेंटिवाइज पीपल टू इन्वेस्ट इन द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है, ओके। कैन इट बी यूज एज अ कोलेट्रल? जैसे नॉर्मल गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हम एज अ कोलेट्रल यूज़ कर सकते हैं ना, ऐसे इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। एक और क्वेश्चन कि कैन इट बी यूज इन द SLR कोटा की सिक्योरिटीज़? यहाँ पे तो जिसे यूज़ करते थे ना हम लोग, तो यहाँ पे यस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या टैक्स में टैक्स लगता है? यूपीएससी ने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रखा है कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड इज़ नॉट टैक्सेबल, तो वो गलत स्टेटमेंट था, ठीक है। अब यहाँ समझो, यहाँ पे 2 मीनिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे 2 चीज़ समझनी है आपको कि इसका जो इंटरेस्ट मिला आपको, जैसे 2.5% का इंटरेस्ट मिला, इससे मान लिया आपने 5 लाख रुपए कमा लिए, क्या वो टैक्सेबल होगा? यस, वो टैक्सेबल होगा। बट आपका जो कैपिटल गेन टैक्स है, मान लो कि आपने 10 लाख का सोना खरीदा, तो 10 लाख का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा, आप मान लिया 7 साल के बाद उसकी मैच्योरिटी पीरियड के बाद उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो आपका कैपिटल जो 10 लाख का था वो इन्वेस्ट करके मान लिया 15 लाख रुपये, 12 लाख रुपये हो गया, तो उस 3 लाख 4 लाख के इंक्रीज पे आपको टैक्स नहीं लगेगा, तो उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। बट जो आप रेकरिंग इनकम कर रहे हो, जो इंटरेस्ट के थ्रू जो आपको हर साल मिल रहा है, उस पर टैक्स लगेगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको समझ में आ चुकी है, ओके। ट्रेडेबल है, क्या मैंने खरीद लिया तो आगे मैं बेच सकता हूँ इसको? यस, इट इज़ ट्रेडेबल। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स से आपके MCQ बनेगा। दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव कंपेंडियम ऑफ दिस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। ऐसे कोई पॉइंट्स इसमें कवर्ड नहीं, सारे पॉइंट्स कवर्ड हैं इसमें, ठीक है। तो विद दिस वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ओके, एंड वी आर रैपिंग दिस लेक्चर अप। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मोस्ट लाइकली विल बी कवरिंग योर बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। इसमें बात करेंगे आपके करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, राइट। इसमें बात करेंगे हम लोग करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, ठीक है। विल ऑल्सो टॉक अबाउट द FDI, विल टॉक अबाउट द FPI, ठीक है। ये सारा एवरीथिंग विल डिस्कस ओवर हियर। विल ऑल्सो टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज आपका जो है एक्सचेंज रेट, फॉरेक्स के बारे में ही बात करेंगे हम लोग। विल ऑल्सो टॉक अबाउट द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है आपका, किस तरीके से आपकी रुपये का अप्रिसिएशन होगा, रुपये का डिप्रिसिएशन होगा। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पढ़ाई है? आई टॉट यू ऑल दीज थिंग्स इन योर PT। इकोनॉमी की जो PT है
उससे मैंने सब कुछ आपको क्लियर कराया है, बट स्टिल विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स इन डिटेल इन आवर बैलेंस पेमेंट का लेक्चर जो कि कल आएगा. ओके, सो विद दिस आई टेक यू लीव एंड कीप स्टडिंग, कीप हसलिंग. बाय बाय, गॉड स्पीड.